हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मेघा डिस्कोर्स। तो इस वीडियो में करेंगे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स को, एंड ये हमारे स्टूडेंट की डिमांड है तो हम इस वीडियो को करेंगे बिकॉज देयर इज अ पेपर, एमपी सेट का आपका पेपर है। वैसे इस वीडियो को नेट सेट कोई भी सेट हो कोई भी देख सकता है। तो हम फटाफट रिवीजन करते हैं इंपॉर्टेंट राइटर को विद द हेल्प ऑफ रिकॉलिंग टेक्निक। तो रिकॉल करते हैं हम हर एक पॉइंट को। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट राइटर वी हैव जॉर्ज ऑरवेल। तो बैठ जाना अपनी कॉपी पेन लेके और रिकॉल करना कि हमें जॉर्ज ऑरवेल के बारे में क्या क्या पता है। तो सबसे पहले हमारा आता है जॉर्ज ऑरवेल। नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट जॉर्ज ऑरवेल इज a pseudonym। ये तो पेन नेम है, तो रियल नेम क्या है? रियल नेम वी हैव एरिक आर्थर ब्लेयर। So Eric Arthur Blair is the real name. Okay. Now what is the another important thing is that he is Indian born. तो he born in बिहार, बिहार born है ये, और मोतीहारी in the special district। ठीक है। The third point is that कि इनकी जो philosophy है it is on dictatorship। ठीक है, तो इनके वर्क्स में आपको डिक्टेटरशिप थीम मिलेगी। और अनदर वी हैव, वी ऑल नो अबाउट, दैट इज टोटलिटेरियनिज्म। ओके तो ये दो चीजें हमारे अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जॉर्ज ऑरवेल के बारे में बनता है। नाउ द अनदर पॉइंट इज दैट ही फॉट इन द स्पेनिश सिविल वॉर। ठीक है, तो स्पेनिश सिविल वॉर, ऐसा नहीं है कि भाई ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेंगे कि जॉर्ज ऑरवेल ने स्पेनिश सिविल वॉर कब लड़ा। नो, तो ये हमारे वर्क के लिए बता रही हूं मैं आपको। आगे जो हम वर्क की रिवीजन करेंगे उसमें हमें इसमें काफी हेल्प मिलेगी। अनदर पॉइंट वी हैव दैट ही वर्कड एज अ पुलिस ऑफिसर। ठीक है, वेयर? इन बर्न। तो ये कुछ पॉइंट है हमारे जॉर्ज ऑरवेल के बारे में। नाउ लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन ऑफ द इंपॉर्टेंट वर्क्स। सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट वर्क ही रोट इज डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंदन। सो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क ही रोट। ये डेब्यू नॉवल है इनका। द अनदर ही रोट इज बर्मीज डेज। ओके मुझे बड़ा अच्छा लगता है चौक पेन से पढ़ाना। सो द अनदर वी हैव होमेज टू कैटोलिना। ओके, दैट इज होमेज टू कैटालोनिया। अनदर वी हैव, we all know about that work, is Animal Farm. And then the last we have 1984. So these 5 works are important so far as George Orwell is concerned. Now अब देखते हैं Down Out in Paris and London. He talks about Paris and London. लेकिन जो important theme है वो हमारी है poverty प्लस सोशल इनइक्वालिटी। तो उन्होंने पॉवर्टी एंड सोशल इक्वालिटी की जो थीम है उस पर्सपेक्टिव से जो इनका आइडिया है वो लिखा है डाउन। डाउन मतलब डाउन ट्रोडन फॉर द अप लोअर क्लास पीपल। ओके, अनदर वी हैव बर्मीज डेज। तो बर्मीज डेज इनका ये एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, इसको याद रखना। और इस बर्मीज डेज में यू विल गेट द थीम ऑफ पुलिस ऑफिसर एक्सपीरियंस। जो ये पुलिस ऑफिसर इन्होंने वर्क किया था इन द बर्मा, तो वहाँ जो पूरा उनको ऑफिस जो उनका वर्क एक्सपीरियंस है ड्यूरिंग दैट ऑफिस, तो ही एक्सप्लेन्ड इन द बर्मीज डेज। अनदर वी हैव होमेज टू कैटोलिना। होमेज मतलब घर की याद, घर के बारे में पता होना। तो जब स्पेनिश सिविल वॉर वो फॉट करे से लड़ रहे थे तो उन्हें अपने घर की याद आती है, तो उन्होंने अपने जो स्पेनिश सिविल वॉर का एक्सपीरियंस है वो लिखा होमेज टू कैटोलिनिया। तो कह सकते हो कि आपको इनके वर्क्स में मोस्टली जो ये हैं तीनों, यहाँ कहीं ना कहीं सेमी ऑटोबायोग्राफिकल अपील मिलेगी। और येस, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंदन में इन्होंने जो सोशल और पावर्टी के बारे में लिखा है, तो इन्होंने रियल लाइफ में भी मतलब खुद को एक ऐसे एरिया में रखा था जो स्लम एरिया हो, ताकि वो उनकी प्लीहा को पढ़ सके कि उनको किस तरह के स्ट्रगल करने पड़ते हैं, और उसके बाद ही इन्होंने इस वर्क को लिखा। और येस, ऑरवेल इज द नेम ऑफ रिवर ऑफ दैट एरिया। ठीक है, अनदर एनिमल फॉर्म, एज वी ऑल नो, इट इज रिटन इन 1945. This is the important one. Animal Farm, it is on animalism. ये इनकी फिलॉसफी है इस वर्क के लिए लेकर के। ठीक है, अब इस एनिमलिज्म में उन्होंने हमें बताया है क्या कि यहाँ पे रिबेल है। ठीक है, और इनकी फेमस कोट जो इसके ऊपर है कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम आर मोर देन इक्वल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, बहुत सारे पेपर्स में ये पूछ लेते हैं। ठीक है, और इसमें इन्होंने बताया जैसे देयर इज अनदर कैरेक्टर वी हैव बॉक्सर, जो रिप्रेजेंट करता है हमारे वर्किंग क्लास
वर्किंग क्लास को। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें आपको देखने को मिल सकता है हमारा जो करेक्टर है मेन, उसका नाम है नेपोलियन। एंड दिस वर्क इज ऑन डिक्टेटरशिप, क्योंकि नेपोलियन के बारे में पता है कि वो डिक्टेटर था बहुत अच्छा, ठीक है। तो ये वर्क जो है उनका डिक्टेटरशिप पे डिपेंड है। अब 1984 के बारे में पढ़ते हैं। तो 1984 ही रोड, थोड़ा सा इधर आते हैं, 1984 को इन्होंने लिखा 1949 में। दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनमें हमारा जो मेन करेक्टर है वो है विंसन स्मिथ, ठीक है। तो ही लव्ड अ गर्ल, जो वही थी, और इस कारण से ही वॉज पनिश्ड सो बैडली दैट ही फॉरगेट एवरीथिंग। और वो जो टॉर्चर किया गया है वो था रूम नंबर 101, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, देर इज कुछ लेटर्स है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत पूछे जाते हैं इस वर्क में, लाइक न्यू स्पीक इज इक्विवेलेंट टू आर्टिफिशियल लैंग्वेज, कि भाई वहाँ प्रोसेस की अपनी लैंग्वेज होगी। थॉट क्राइम, ओके। देन अदर वी हैव लाइक इनकी फिलॉसफी अलग है, वॉर इज पीस, इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ। दे सेड दैट वी हैव टू फॉरगेट द फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ थॉट की जैसे ही कोई सोचे उसको पनिश कर दो। तो ये हमारा एक डायस्टोपियन वर्क है, अपोजिट ऑफ उटोपिया। उटोपिया में क्या पढ़ा था, विच इज रिटन बाय थॉमस मोर, क्या पढ़ा था कि राम राज्य होना चाहिए, सब कुछ आइडलिस्ट होना चाहिए। बट इस वर्क में हम क्या पढ़ रहे हैं, कुछ भी आइडलिस्ट नहीं होना चाहिए। सो दिस इज डायस्टोपियन वर्क एंड देयर इज एन कंसेप्ट ऑफ बिग ब्रदर। सो बिग ब्रदर इज हु, इट इज लाइक बिग बॉस। तो बिग बॉस क्या करता है, 10 से 15 लोगों को अपने घर में रखता है और उनको देखता है। तो बिग ब्रदर क्या करेगा, पूरी आवाम को देखेगा, पूरी जनता को देखेगा। तो बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, ये हमारी फेमस लाइन है इस वर्क की। सो बिग ब्रदर का काम क्या है, सर्विलेंस करना, कंट्रोल करना पूरी पॉपुलेशन को, लोगों को। सो इट इज बेस्ड ऑन टोटलिटेरिज्म। तो हमारा क्या है, टोटलिटेरिज्म पे हमारा 1984 है, विच इज पब्लिश इन 1945। एंड डिक्टेटरशिप जो है वो एनिमल फॉर्म पर डिपेंड है, और ये हमारा इट इज ऑल अबाउट जॉर्ज ऑरवेल। आई डोंट थिंक सो आपने इसको खुद से भी कवर किया है, तो आई थिंक आपकी रिविजन हो गई होगी। सो द सेकेंड वी हैव वर्जीनिया वुल्फ। अब वर्जीनिया वुल्फ के बारे में पढ़ते हैं कि वर्जीनिया वुल्फ की सबसे पहली पॉइंट तो हमारे पास यही है दैट शी इज द मेंबर ऑफ ब्लूम्सबरी ग्रुप, ठीक है। एंड विद दैट he has Lytton Strachey, E.M. Forster and other one as well. तो आप इसको एक बार देख लेना, ठीक है। सो सेकेंड वी हैव फेमिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिखते हैं, लाइक रूम ऑफ वंस ओन, ठीक है। नॉवलिस्ट हैं बहुत बेहतर, और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से लिखती हैं। तो अनदर पॉइंट वी हैव कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, इसको आप देख लेना। तो इनके मोस्टली वर्क में आपको दिस टेक्निक ना, व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यू कैन से कंटिन्यूशन ऑफ इनर थॉट, इनर माइंड, कि आप चुप बैठे हो और आप बोलते जा रहे हो, किसी को नहीं सुन रहा, बट एज यू नो कि थॉट वर्किंग आपकी चल रही है, ठीक है, यू आर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग यू कैन से। तो दिस इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। अनदर पॉइंट वी हैव वर्जीनिया वुल्फ के बारे में, दैट शी इज मॉडर्निस्ट राइटर, मॉडर्निज्म से बिलोंग करती हैं, तो इनका जो स्टाइल है वो भी अलग है ना। इनके बारे में है, इन्होंने कुछ वर्क तो लिखे हैं ओल्ड स्टाइल में, दैट इज मॉडर्न स्टाइल में, अब कुछ वर्क्स इन्होंने लिखे हैं पोस्ट मॉडर्न स्टाइल में, क्योंकि एक ट्रांजिशनल राइटर है, मॉडर्निज्म टू पोस्ट मॉडर्निज्म। तो इनके जो वर्क्स हैं, जो हमारे ट्रांजिशनल वर्क हैं, वो पूछते हैं, लाइक आपके PYQ में पूछा हुआ था जैकब्स रूम, और जैकब्स रूम क्यों पूछा हुआ था अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वर्क ही हैज द वॉयजेस आउट। अब वॉयजेस आउट जो है इनका ये डेब्यू नॉवल है, ठीक है, और आई थिंक ये 1915 में आया था। मैं ईयर पब्लिकेशन नहीं बताऊंगी, आप एक बार चेक कर लेना, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं सारी ईयर पब्लिकेशन आपको राइट बता सकूँ, गलती हो सकती है, तो आप खुद अपने लेवल पे चेक कर लेना। तो फर्स्ट वी हैव द वॉयजेस आउट। अब वॉयजेस आउट जो है ये इनकी ओल्ड टेक्निक में लिखा गया है, दैट इज पुरानी फ्रेगमेंटेड स्टाइल जो होता है, ठीक है, तो उस तरीके से ट्रेडिशनल रिटर्न स्टाइल में इनका ये डेब्यू नॉवल है। लेकिन इनके बाद इनको क्या हुआ कि मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करती हूँ, एंड देन शी रोट विद एक्सपेरिमेंट, और शी रोट विद एक्सपेरिमेंट द फर्स्ट वी हैव द जैकब्स रूम। तो ये जो वर्क है ये इनका एक्सपेरिमेंटल नॉवल है। अब एक्सपेरिमेंटल नॉवल मतलब शी यूज्ड फ्रेगमेंटेड टेक्निक, शी यूज पोस्ट मॉडर्न टेक्निक, लॉन लीनियर स्ट्रक्चर होगा, फ्रेगमेंटेशन से इन्होंने इस वर्क को लिखा है, दैट इज ये आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट वन है। इसके बाद जो इन्होंने अनदर वर्क शी रोट, दैट इज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इट इज मिसेस डेलोवे।
अब मिसेस डेलोवे जो वर्क है वो 1925 में लिखा गया है। अब आपको इसकी ओपनिंग लाइन देखनी है कि शी इज परचेजिंग फ्लावर्स, सो दिस इज द ओपनिंग लाइन एंड दिस इज सिंगल डे। सिंगल डे इवेंट को बताता है मिसेस डेलोवे की लाइफ को। अनदर पॉइंट इज दैट इट इज ऑन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो फर्स्ट टाइम शी यूज्ड, मतलब एक्सट्रीम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को फर्स्ट टाइम शी यूज्ड इन द मिसेस डेलोवे। ओके, द अनदर पॉइंट, द अनदर वर्क शी रोट इज ओरलैंडो। Okay, now Orlando, it is based on fantasy, it is based on feminism, it is based on gender fluidity। इसमें आपको एक ट्रांसजेंडर अप्रोच देखने को मिलेगी ओरलैंडो के अंदर, जो इसकी लिखा है मिसेस डेलोवे के बाद। अनदर शी रोट इज टू द लाइट हाउस। अब टू द लाइट हाउस इन्होंने लिखा है 1927 में। 25 27 तो 26 हो गया। अब टू द लाइट हाउस इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट वी हैव द विंडो, कि आप विंडो से झांक रहे हैं। देन शी रोट टाइम पासिंग, ठीक है, विच इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्ले। देन शी हैज टू द लाइट हाउस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो स्टोरी है वो एंड होती है। अब यहाँ पे जो हमारा करेक्टर है वो है रामसे फैमिली, ठीक है। मिसेस रामसे शी वाज डाइड इन द इनिशियल फेजेस। तो ये सारे एक फ्लैशबैक टेक्निक से अपना पूरा पास याद करते हैं कि मम्मा होती थी, ये कहती थी, उन्होंने कहा था कि हम लाइट हाउस जाएंगे, लाइट हाउस देखेंगे, वहाँ पे इनका एक फार्म है। लेकिन आफ्टर 27 ईयर्स, यानी कि इस फेज के बाद दे वेंट टू दैट लाइट हाउस, और वहाँ वो हर चीज़ को रिमेंबर करते हैं। देयर इज ऑल्सो अ पेंटर, ठीक है। तो ये है हमारा पूरा इसका कंसेप्ट। इसके बाद इन्होंने जो लिखा है वो लिखा है अ रूम ऑफ वंस ऑन। अब आपको पता है ये जो है ये एक फेमिनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, एंड इट वाज रिटन इन 1929। अब इसमें वो कहती हैं इफ अ वुमन वांट्स टू राइट देन शी हैज अ रूम। तो उनके पास एक रूम होना चाहिए, मनी होनी चाहिए, और लिखने के लिए मटेरियल होना चाहिए अगर उनको लिखना है। सो यू कैन से दिस इज हिज फेमिनिस्ट एसे, और ये मोस्टली बार पूछा जाता है। द अनदर एंड द लास्ट वी हैव बिटवीन द एक्ट्स। तो बिटवीन द एक्ट्स, तो ये हमारा लास्ट वर्क है विच इज फिनिश वन, और ये पोस्टमसली इनके डेथ के बाद जो है ये पब्लिश हुआ था। ओके, and guess one another point between a room of one's own and this work, so we have waves। अब इस वेव्स के बारे में क्वेश्चन में पूछते हैं इसको पेपर में, इस वेव्स के बारे में, दिस इज एक्सट्रीमली ऑन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आफ्टर मिसेस डेलोवे। मिसेस डेलोवे हाईली स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, लेकिन सबसे ज़्यादा इनके सारे वर्क्स में अगर हम पूछते हैं तो जिसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस टेक्निक को, तो दैट इज़ द वेव्स। वेव्स में आप समझ रहे हो वेव्स होती हैं जो, तो वेव्स की तरह ही इनकी ज़िंदगी भी उथल पुथल रही है, इस वर्क में बताया। दिस वर्क इज एक्सपेरिमेंटल नॉवल। ओके, तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल है, जैकब्स रूम हमारा एक्सपेरिमेंटल है, बाकी सारे साइकोलॉजिकल वर्क हैं, और इन्होंने फ्रेगमेंटेड टेक्निक को यूज़ किया है, मॉडर्न टेक्निक को यूज़ किया है। और वॉयजेस आउट जो डेब्यू था, इन्होंने इनको पास्ट टेक्निक यानी कि ओल्ड टेक्निक से लिखा है, बाकी सारे इनके मॉडर्न टेक्निक से वर्क लिखे गए हैं। यानी कि मॉडर्न टेक्निक में क्या होता है पोस्ट मॉडर्निज्म में कि नॉन लीनियर स्ट्रक्चर होता है, फ्लैशबैक टेक्निक यूज होती है, तो इन्होंने इन वर्क्स में इसको ही यूज़ किया है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट वर्जीनिया वुल्फ। होप यू गेट माई पॉइंट और आपको अच्छा लग रहा होगा। तो चलते हम अपने नेक्स्ट राइटर की तरफ। सो द नेक्स्ट वी हैव थॉमस हार्डी। पूछा जाता है बहुत ज्यादा इनके बारे में, तो हमारा अगला जो राइटर है थॉमस हार्डी। ओके, सो थॉमस हार्डी के बारे में क्या है, तो इनकी क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ही वॉज अ नॉवलिस्ट, ही वॉज अ पोइट एज वेल, ठीक है। तो इनकी पोएम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉवेल्स है हमारे मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, अंडर द ग्रीनवुड ट्री, बहुत और इंपॉर्टेंट वन। तो पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा थॉमस हार्डी के बारे में। सो थॉमस हार्डी ही इज अ ट्रांजिशनल पोइट, मॉडर्निज्म टू पोस्ट मॉडर्निज्म लाइक वर्जीनिया वुल्फ। ओके, तो इन्होंने भी फ्रेगमेंटेड टेक्निक से लिखा है, नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है इनका भी, ठीक है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को हार्डली वैसे यूज़ नहीं किया, बट हाँ ही हैज़ यूज दैट वन एज वेल। ही रोट सेंसेशनल नोवेल एज वेल। तो देखो सबसे पहले इनके नोवेल की सेटिंग के बारे में देखते हैं। तो ही
इनकी जो नॉवल की सेटिंग है विच इज वेरी फेमस, दैट इज वेसेक्स, फिक्शनल सेटिंग है। ही वॉज बोर्न इन डोरसेट, लंदन में, ठीक है। अब डोरसेट से मिलता जुलता इन्होंने एक सेटिंग को क्रिएट किया है जो कि रिजेंबलिंग करता है वेसेक्स से। तो मोस्टली इनके जो नॉवेल्स हैं उनके आप सेटिंग जब भी पूछे जाए तो आप लगा दोगे वेसेक्स, लाइक जैसे हमारे पास है मालगुडी, तो ऐसे क्या है हमारे पास वेसेक्स। तो अब इनके वर्क्स को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इनका जो डेब्यू नॉवल जो आपका एमपी सेट का PYQ भी है, तो वो है हमारा डेस्पिरेट रेमेडीज। ओके, तो दिस इज अ डेब्यू नोवेल, तो इज सेंसेशनल नोवेल। और यही आपका क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, विच वन इज अ सेंसेशनल नोवेल। तो सेंसेशनल नोवेल है डेस्परेट रेमेडीज, डेब्यू वर्क है बाय थॉमस हार्डी। इतना ही आपको जानना है। अनदर वी हैव द सेकंड वर्क ही रोट, इट इज अंडर द ग्रीनवुड ट्री। अंडर द ग्रीनवुड ट्री इज द सेकंड इंपॉर्टेंट वर्क। अब देखो अंडर द ग्रीनवुड, तो ट्री की बात करते हैं तो दिस इज द पेस्टोरल वर्क, तो ये इनका पेस्टोरल वर्क है। अनदर वी हैव फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड। ओके, सो फार फ्रॉम मैडिंग crowd. Now this work is on fatalism. So far as the philosophy of Thomas Hardy is concerned, he was a kind of pessimistic writer, ठीक है। तो ये काफी पैसिमिस्टिक राइटर, पैसिमिज्म पे बहुत बिलीव करते हैं, डेटर्मिनिज्म पे बिलीव करते हैं, ठीक है। यू विल फाइंड द फैटलिज्म इन हिज वर्क, यानी कि फेट रिलेटेड पैसिमिज्म। अब आप इसको देखोगे ना, बहुत सेट चीजें लिखी हुई हैं कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो भी कुछ एक सेट जनरी से निकलते हैं। तो फेट की बात करते हैं फार फ्रॉम मेडिंग क्राउड में। अगर इन्होंने इसके बाद लिखा है हमारा द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, ठीक है। द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज में आप देखोगे तो वी हैव द मेन कैरेक्टर इज मिशेल हेंचार्ड, ठीक है। नाउ व्हाट इज द लाइफ ऑफ मिखेल हेंचार्ड? तो ही इज अ ड्रंकन टाइप पर्सन, बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है, एंड दैट्स व्हाई ही सोल्ड हिज वाइफ, अपनी वाइफ को वो बेच देता है। एंड नाउ व्हाट इज हैपनिंग, there is a line that we can found we can found resurrection through self sacrifice। अब इन्होंने ये बात क्यों कही है कि इनको बहुत टाइम हो गया जब इनको अपनी वाइफ से दोबारा मिलते हैं, देन ही सेड कि मैंने अपनी वाइफ को बेच दिया, उन्हें बहुत बुरा लगता है और ही वॉज इन गिल्ट, और दैट्स वाई कहता है कि अब मैं ये सारी हैबिट छोड़ दूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा। तो इनको सेल्फ सेक्रीफाइस ऑफ ड्रिंकिंग, और किस लिए कि उसी गिल्ट से ओवरकम करने के लिए। तो काफ़ी इस तरह की जनरी है ये मेयर ऑफ कास्टरब्रिज में। And the last, then he wrote Jude the Obscure। ना जूड द ऑब्सक्योर में हमारा मेन कैरेक्टर कौन है? जूड। अब इनकी लाइफ के बारे में बताता है कि ही मैरिड अ गर्ल वन, ठीक है। अब जब इनकी शादी होती है तो दैट वाज द बिगेस्ट फेलियर। अब जब लाइफ में इतना बिगेस्ट फेलियर एक मैरिज में लगता है धक्का, तो दिस इज ऑन मैरिज, ठीक है, एंड सोशल इक्वालिटी की बात इसमें करते हैं, मेल फीमेल की लाइफ में क्या इंपैक्ट आता है, मैरिज इज द बिगेस्ट फेलियर, तो मैरिज के प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट वो यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। कहते हैं कि समहाउ ये इनका ऑटोबायोग्राफिकल हो सकता है, बट चेक कर लेना इसको, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर थॉमस हार्डी। यस, आई फॉरगेट टू टेल यू द इम्पॉर्टेंट वर्क दैट इज मेयर ऑफ कास्टरब्रिज के बाद आएगा हमारा टेस ऑफ द अर्बलविज, ठीक है। तो मैं इसको भूल गई। टेस ऑफ द अर्बलविज वर्क, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क आप इनकी सबटाइटल करके जाना, दैट इज अ प्योर वुमेन। टेस डबरविल के बारे में ये वर्क है, दैट शी इज अ प्योरेस्ट वन बिकॉज ऑफ फेट, फेटलिज्म की थ्योरी, बिकॉज ऑफ द डार्केस्ट फेट। उन्होंने पूरी जिंदगी में सफ़र ही किया है, और यहाँ पे एज यू नो वेरी वेल शी वॉज रेप्ड, एंड जब थोड़ा सा लाइफ में कुछ हैप्पीनेस आती है, अगेन शी मैट दैट पर्सन, ओके, फाइनली शी मर्डर्ड दैट पर्सन। तो उनकी लाइफ में जो फेटलिज्म है उसका कंसेप्ट है टेस डबरफील्ड की लाइफ में, इधर जूड की लाइफ में है, इधर माइकल हेंचर्ड की लाइफ में है। बाकी वो आपको बस याद करना है कि क्या क्या उसके वर्क बने हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट थॉमस हार्डी नॉवेल्स। अब इनके बारे में पढ़ते हैं जो हमारे मेन पोएम के बारे में। 1895 में इन्होंने ये वर्क लिखा था, एंड सडनली ही थॉट कि नाउ आई थिंक आई शुड स्विच टू पोएट्री। अब उन्होंने पोएट्री लिखी, और इसका जो कलेक्शन का नाम था वो था वेसेक्स पोएम्स, ठीक है। अब इस वेसेक्स पोएम से देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पोएम्स, लेकिन इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट पोएम है वो है द डार्कलिंग थ्रश।
ठीक है। अब इस डार्कलिंग थ्रश में PYQ है नेट का भी, इसमें जो इसकी लाइन है आई लीन्ड अपॉन ए कॉपीज गेट, ये पूछी जाती है। तो ये आपका थॉमस हार्डी के बारे में इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट हैं जो मुझे लगे आपको पता होना चाहिए। आई थिंक दिस विल हेल्प यू लॉट। ओके, सो लाइक करना, शेयर करना और इसको हाइप करते जाना। जितना शेयर करोगे उतना हमारे लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी। तो चलो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट राइटर। इसको रिमूव कर देती हूँ। तो अगर अब हमने बात की थी फिक्शनल सेटिंग है, दैट इज द वेसेक्स वन। तो अब हम बात करते हैं अनदर फिक्शनल सेटिंग की, जिसके लिए R.K. नारायण जाने जाते हैं, दैट इज द मालगुडी नॉवेल्स। तो हम करते हैं, अच्छा ये मिक्स चलेंगे, ऐसा नहीं है कि हम पहले सारे ब्रिटिशर्स पढ़ेंगे, दैट इज द मिक्स वन। ओके, सो अब हमारा है R.K. नारायण। तो फुल नेम क्या है? राशीपुरम कृष्ण स्वामी और अयप्पा नारायण, और ही वॉज मद्रास बोर्न। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखना। तो ही हैज ऑल्सो रिटन अ ट्रिलॉजी। तो अब हम इनके वर्क्स को समझने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड द फिलोसफी ऑफ R.K. नारायण। तो R.K. नारायण की फिलोसफी को आप समझोगे तो ये लिखते हैं सोशल रियलिज्म पे। ठीक है, आपको बहुत इनकी सिंपल लैंग्वेज समझ आएगी, सिंपल प्रोज लैंग्वेज है, सोशलिज्म थीम है, सोसाइटी के बारे में लिखते हैं। और यस, ही इज द पार्ट ऑफ ट्रिनिटी। ट्रिनिटी में कौन कौन है हमारा? R.K. नारायण, राजा राव और मुल्क राजानंद। तो ये हमारे जो मॉडर्न इंग्लिश फिक्शन है, इनके पिलर्स कहे जाते हैं ये तीनों राइटर। अब तीनों को ही हम पढ़ेंगे। तो इनकी जो फिक्शनल सेटिंग है वो क्या है? मालगुडी, जो कि एक सदर्न टाउन से मिलता जुलता है। जैसे उनकी डोरसेट थी, तो इनका ये भी मिलता जुलता सा कुछ सेटिंग इन्होंने लिया। तो चलो सबसे पहले इनका जो डेब्यू वर्क है वो है स्वामी एंड फ्रेंड्स। तो ये आपका पेपर में भी आया है। ठीक है, स्वामी एंड फ्रेंड्स इज द डेब्यू वर्क, पब्लिश्ड इन 1935। तो इट इज अ स्टोरी ऑफ स्वामी, ये निकनेम है। फुल नेम वी हैव स्वामीनाथन एंड इट इज ऑन क्रिकेट। हमने पढ़ा था PYQ क्वेश्चन में। अगर आपने इंडियन लिटरेचर के PYQ क्वेश्चन नहीं देखे तो गो एंड वॉच दैट वीडियो। तो वो क्रिकेट क्लब का नाम क्या है? हमारा MCC। ठीक है, तो स्वामी एंड फ्रेंड्स, एक इनकी लाइफ में डिलेमा होता है कि मैं कैसे जो नॉर्मल लाइफ है, स्कूल गोइंग है, तो कैसे उसको और क्रिकेट टीम को कैसे बैलेंस करूँ। ठीक है, तो ओके चलो, द अनदर सेकेंड वी हैव द अनदर वर्क ही रोट, द बैचलर ऑफ आर्ट्स। द बैचलर ऑफ आर्ट्स, अब ये भी इनका सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। ठीक है, इस बैचलर ऑफ आर्ट्स में आपको मिलेगा ऑन यूथ एंड आइडेंटिटी। ठीक है, इनकी यूथ एंड आइडेंटिटी की, ये थोड़ा चाइल्डहुड अर्ली फेज के बारे में हो गया, ये यूथ एंड आइडेंटिटी के बारे में हो गया। देन ही रोट द डार्क सफरिंग। ओके, अब डार्क सफरिंग है तो यू कैन रिलेट इट विद फीमेल। तो ये फेमिनाइन परस्पेक्टिव से, फेमिनिन जो सफरिंग होती है, तो दिस वर्क डिपेंड्स ऑन दैट। नाउ अनदर वी हैव The English Teacher, which is written in 1945। और 1945 में आपका एक वर्क को लिखा है, that is we have Animal Farm। ओके, तो 1945 में इंग्लिश टीचर, एनिमल फॉर्म दोनों लिखे हुए हैं आपके। अब देखो इंग्लिश टीचर जो है, बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड आपका स्वामी एंड फ्रेंड्स। सो दिस इज द ट्रिलॉजी, दिस इज द ट्रिलॉजी ऑफ R.K. नारायण। ओके, सो दीज वर्क्स आर इंग्लिश टीचर में आपको इंग्लिश के बारे में बताएंगे। ये इट इज़ ऑटोबायोग्राफिकल वर्क, उनकी लाइफ जो है एज अ इंग्लिश टीचर वो बता रहे हैं, और ये पार्ट्स में डिवाइड है। नाउ अनदर वर्क वी हैव द फाइनेंशियल एक्सपर्ट। अब फाइनेंशियल एक्सपर्ट है तो ये फाइनेंस की बात करेंगे। अब जो फाइनेंस की बात करेंगे तो इट इज ऑन इकोनॉमी, इट इज ऑन मनी, इट इज ऑन द ग्रीड, इट इज ऑन सोशल ग्रीड। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट है कि यहाँ पे एक पर्सन होता है, बैंक के सामने बैठता है और वो लोगों को लोन देता है जब वो बहुत अमीर बन जाता है, लेकिन जब रेट पड़ती है पकड़ा जाता है। तो इट इज ऑल वॉज जो है इसमें बताया हुआ है। ठीक है, एंड देन ही रोट द गाइड। ठीक है, तो दिस इज अनदर मास्टर वर्क। अब गाइड के बारे में क्या पता आपको कि गाइड में है, ये इनका एक ट्रांजिशनल वर्क है। यहाँ पे इस गाइड यानी कि कौन है हमारा? राजू की लाइफ के बारे में बताया गया है। क्या है उसकी लाइफ के बारे में? भाई वो जो है एक बिजनेसमैन काइंड कह सकते हो कि वो जो है एक रेलवे में वहाँ पे अपनी एक शॉप लगाता है। ठीक है, ही इज गुड इन स्पीकिंग, टॉकेटिव पर्सन है, तो वो लोगों को फटाफट वो कर लेता है, उनको घुमाता है, एज अ टूरिस्ट गाइड वहाँ पे बनता है। पैसे कमाने का बहुत शौक है इसे। तो एक तो पहले टूरिस्ट गाइड की तरह बताता है, लेकिन सडन इनकी लाइफ में एक चेंज आता है आफ्टर दैट गर्ल। अब लाइफ में चेंज आता है, फिर स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है इनकी। ठीक है, ये बदलते हैं, ही बिकेम एज अ सेंट वन। तो जब ये सेंट बनते हैं तो इनकी लाइफ में क्या इश्यूज होते हैं, कैसे बनता है, लास्ट में हमने पढ़ा था। ओपन एंडेड ये हमारा वर्क है।
कि 12 डेज के लिए ये फास्ट करते हैं कि फाइनली बारिश हो जाए, ठीक है। देयर इज अ कैरेक्टर वसन एज वेल। तो ये पूरी इनके लाइफ की स्टोरी है गाइड में, ठीक है। एंड इट वॉज पब्लिश इन 1958, तो फिलोसफिकल एंड स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ राजू, ठीक है। एंड देन वी हैव द मैन ईटर ऑफ मालगुडी, ठीक है। द लास्ट वी हैव द मैन ईटर ऑफ मालगुडी। अब इस मालगुडी में हमारी सेटिंग ही मालगुडी है, ठीक है। सिंबोलिज्म है, इसमें करेक्टर है वासु। अब जो वासु का करेक्टर है ना, वो हमारे भस्मासुर से रिलेट करता है, ठीक है। तो वो भस्मासुर, ये क्वेश्चन है जो PYQ हमारा पूछते हैं, तो भस्मासुर से रिलेट करता है वासु, जो है मैन ईटर ऑफ मालगुडी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट, यस, फॉर द गाइड ही गोट साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1960। तो दिस इज अबाउट R.K. नारायण। बहुत सारे पॉइंट्स है वैसे हम याद कर सकते हैं, लेकिन टाइम कम है, फटाफट हमें रिवीजन लेनी है। होप यू आर एंजॉइंग दैट लेक्चर, ठीक है। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट वन। तो अब हमने ट्रिनिटी की बात करी थी। ट्रिनिटी में सबसे पहले हमने R.K. नारायण को पढ़ा था। तो हम अगला जो वर्क पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मुल्क राज आनंद। तो हमारा अगला है मुल्क राज आनंद, ठीक है। तो ये भी हमारे सोशल रियलिज्म पे लिखते हैं, रियलिस्टिक राइटर हैं हमारे। एंड ही वॉज बिलीव्ड इन द फिलोसफी ऑफ मार्क्सिज्म। तो मार्क्सिज्म की फिलोसफी में बहुत बिलीव करते हैं, आपको वर्क्स में भी देखने को मिलेगी मार्क्सिस्ट आइडिया जो है। सेकेंड, गांधीयन फिलोसफी पे बहुत बिलीव करते हैं, ठीक है। ऑल थ्री ट्रिनिटीज दे बिलीव इन गांधीयन फिलोसफी, ठीक है। तो गांधीयन फिलोसफी है। यूरोपियन वेस्टर्निज्म जो है, उनकी वेस्टर्न थ्योरी से भी काफ़ी इम्पैक्टेड है, क्योंकि बाहर से पढ़े हुए भाई ऑल राइटर्स, ओके। तो ये हमारे मुल्क राज आनंद के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें हैं। एंड ही इज कॉल्ड द पायनियर ऑफ सोशल रियलिज्म। तो सोशलिज्म के नोवेल को लिखना इन्होंने काम किया था। समाज के बारे में सबसे पहले बुराइयों को बताने का काम हमारे मुल्क राज आनंद का था, ठीक है। तो सबसे पहले इनके वर्क्स को पढ़ते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेब्यू नोवेल जो है वो है अनटचेबल, और लिखा क्या था 1935। नाउ 1935 में वी हैव R.K. नारायण स्वामी एंड फ्रेंड्स। तो आप रिलेट कर सकते हो ऐसे। तो अनटचेबल में क्या है, दिस इज अ सिंगल डे स्टोरी ऑफ बखा। बखा की लाइफ के बारे में है, ठीक है। अब बखा की लाइफ में क्या है कि आपको पता है कि बखा जो है कि यहाँ पे बताया गया है, एक तो वो डाउन ट्रोडन है, ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट से हैं, अनटचेबल है क्योंकि भाई वो टॉयलेट और सीवरेज सिस्टम साफ करते हैं, तो लोग उनको बहुत एक गंदे माइंडसेट के साथ देखते हैं। लोग उनसे बैठना पसंद नहीं करते। इनके जो डायलॉग्स है कि काला लोग जमीन पर हगने वाला, दिस टाइप ऑफ डायलॉग्स दे यूज ट्रांसलिट्रेशन एज इट इज, उन्होंने उस लाइन को यूज किया है इनके वर्क में, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट आर अनटचेबल। तो दिस इज द लाइफ ऑफ बखा कि 24 आवर्स में कैसे लाइफ में उनके चेंजेस आते हैं। सलोनी इज द सिस्टर वन, ठीक है। मदर इज लक्ष्मी, मदर का नेम पूछा हुआ था आपके PYQ में। दिस इज अनटचेबल। सेकेंड इज कुली। कुली इज अगेन इट इज ऑन रियलिज्म। कुली के बारे में आप 1936 में लिखा है। इट इज द लाइफ ऑफ ऑन मुनो। मुनो है, ही वॉज डाइड TB से अर्ली एज पे, लास्ट में पता लग जाता है। और ये एक तरह से यू कैन से एक ग्रोथ नोवेल, एक ट्रांजिशन है कि भाई इनकी लाइफ की, मुनो की लाइफ में बताते हैं। ये एपिसोडिक मूवमेंट है, एपिसोड में है कि एपिसोड कैसे है कि दैट विलेज से पहले सिटी गया, सिटी से फैक्ट्री गया, फैक्ट्री से फिर जो डॉक्टर है, मतलब कैसे उसकी लाइफ में जो चेंजेस होते हैं वो एपिसोडिक मूवमेंट में बताए गए हैं। और ये मुनो की लाइफ के बारे में बताते हैं। तो बहुत अच्छा नॉवल है, इसको पढ़ना। तो देखो अनटचेबल तो है, ये तो है कास्ट बेस्ड, और कुली है, ये है क्लास बेस्ड, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंसेस हम यहाँ पे देखने को मिलते हैं। देन अनदर वी हैव 2 लीव्स ऑन अ बट, ठीक है। अब इसमें देखोगे 2 लीव्स ऑन अ बट, ये इट इज ऑन ट्री प्लांटेशन। ट्री प्लांटेशन के बारे में है, ठीक है। इट इज ऑन टी प्लांटेशन। तो टी प्लांटेशन के बारे में तो है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कॉलोनियल माइंडसेट। जो कॉलोनियल, जो ब्रिटिश है, जो यहाँ पे लोगों पे अत्याचार करते हैं, दैट डिस्क्रिमिनेशन होता है जो वर्कर्स के साथ, वर्किंग क्लास लेबर के साथ, तो वो यहाँ पे आपको 2 लीव्स ऑन अ बर्ड में मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, कास्ट, क्लास और ये वर्किंग क्लास के बारे में इन्होंने बात की है। अब इसके बाद ही रोट, वहाँ पे कर लेती हूँ, ही रोट द विलेजर्स। ये विलेज के बारे में है, ठीक है। इन्होंने एक एक चीज को एक्सप्लेन किया है। दैट इज व्हाई ही इज अ पायनियर ऑफ सोशल रियलिज्म। विलेज across the black water, ठीक है। और then he wrote sword and sickle। अब ये जो तीनों वर्क हैं, ये इनकी बनती है लालू ट्रिलॉजी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हमारी इस ट्रिलॉजी के बारे में, फर्स्ट ये, सेकंड या थर्ड ये। विलेज में ये विलेज के बारे में बताता है कि गांव में किस तरीके से होती हैं चीजें। अक्रॉस द ब्लैक वाटर, इट इज ऑन वर्ल्ड वॉर 1।
इंडियन सोल्जर्स के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। और हमारी स्वॉर्ड एंड सिकल है, अगेन इट इज़ ऑन कॉलोनिज्म, पोस्ट कॉलोनिज्म पे है। यहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर के बारे में बताया कि कैसे वो लोगों को सप्रेस करते हैं, ओप्रेस्ड पीपल के हुए, ठीक है। तो दिस इज अबाउट आर मुल्क राज आनंद, ओके। तो थोड़ा सा देख लेना, इनको अवार्ड्स वगैरह जो मिले हैं वो वाले देख लेना, ठीक है। चलिए मूव टू नेक्स्ट वन। थर्ड वी हैव राजा राव. Raja Rao is also believed in Gandhian philosophy. He is a social critic, social writer. Socialism की थीम है, लेकिन he is metaphysical. ठीक है, तो you will find metaphysical appeal in his work. Highly metaphysical है among the three, among the trinities. Okay, तो अब देखोगे आप राजा राव के बारे में कि the main concept is he Indianized the English. ही इम्पैक्टेड इंडियन इंग्लिश अ लॉट वन। तो इनके बारे में कहा जाता है इन्होंने इंग्लिश को, एक सिंपल लैंग्वेज को, एक इंडियन इंग्लिश को लिखने की बहुत कोशिश करी, बहुत सिंपल लूसिड और कॉमन मैन को समझ आ सके। अब इसको पढ़ते भी है इसके बारे में, ठीक है। ही ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय अद्वैता वेदांत, ठीक है। तो इनके वर्क में आपको ये वेदांत की फिलॉसफी जरूर देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट जो डेब्यू वर्क है इनका, दैट इज कांथापुरा, ठीक है, एंड रिटन इन 1938। अब कांथापुरा में पता है दिस इज साउथ का एक फिक्शनल सेटिंग है हमारी। कांथापुरा ये वहाँ की स्टोरी है, ठीक है। साउथ साइड जो आंध्र प्रदेश लगता हुआ, कर्नाटका, सॉरी, PYQ हमारा। तो अब कांथापुरा ये एक ओरल टेलिंग पे बेस्ड है, स्थल पुराण से लिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो मेन कैरेक्टर है दैट इज द मूर्ति, ही बिलीव्ड इन गांधीयन फिलॉसफी। तो ये हमारा कांथापुरा के बारे में है। और ये जो नरेटर है शी इज अ चक्का, ओल्ड वुमेन है, ठीक है। तो ये सारी ओरल स्टोरी से बताते हैं गाँव में कब क्या हुआ था, कैसे ब्रिटिशर्स आए, गांधी फिलॉसफी के बारे में, मूर्ति उसकी टीम के बारे में, ठीक है। अब इस वर्क के लिए इनको अवार्ड भी मिला है, ठीक है। नाउ द सेकंड वर्क ही रोट आफ्टर कांथापुरा, ही रोट द सरपेंट एंड द रोप। नाउ दिस इज सिंबॉलिकल और ये एलिगरिकल वर्क है। कैसे? सरपेंट का मतलब होता है माया, अकॉर्डिंग टू राजा राव, और हमारा जो रोप है इट इज रियलिटी। सो दिस वर्क इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन माया और रियलिटी, आपको पता होना चाहिए विच इज राइट वन, विच इज रॉन्ग वन। और यहाँ पे हमारी रामास्वामी फैमिली के बारे में है, ठीक है। तो दिस इज फिलोसफिकल वर्क और यू विल फाइंड द ईस्ट वेस्ट कॉन्फ्लिक्ट। तो आप समझ सकते हो माया रियलिटी के बीच में इनकी ईस्ट वेस्ट कॉन्फ्लिक्ट है, और ये इनका सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, ठीक है। नाउ देन ही रोट द कैट एंड द शेक्सपियर, द कैट एंड द शेक्सपियर। अब देखो कैट एंड शेक्सपियर के बारे में पढ़ेंगे तो इट इज नॉट अबाउट द विलियम शेक्सपियर फर्स्ट, ओके। तो यहाँ पे कैट और शेक्सपियर में ही इट इज एलिगरी, ठीक है। एलिगरी ऑफ व्हाट? सरेंडर एंड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट? कि भाई यू हैव टू एक्सेप्ट योर स्ट्रगल। इट इज नॉट लाइक कि आप मतलब लड़ते रहोगे, झगड़ते रहोगे, आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। आपको सरेंडर सिचुएशन को सरेंडर होना आना चाहिए, ठीक है। कि जिसके लिए जो काम बना है हमें वो करवाना पड़ेगा। ऐसे नहीं गधे को बाप बनाने वाली फिलॉसफी नहीं है, लेकिन वी हैव टू सरेंडर इन फ्रंट ऑफ टाइम, इन फ्रंट ऑफ गॉड वन, इन फ्रंट ऑफ कर्मा वन, ठीक है। तो सरेंडर एंड एक्सेप्टेंस की थ्योरी की बात करते हैं। तो ये जो कैट है यहाँ पे मदर फिगर है, तो ही रोट दैट कि देयर इज अ किटन, किटन कैट, कैट का जो बच्चा होता है, तो किटन इज कैरिड आउट बाय हिज मदर। उसको मदर लेकर जाते हैं मुंह में रख करके, आपको पता है। तो कहते हैं कि दिस, उस एक इमेजरी से, उस एलिगरी से ही वांट्स टू से दैट दिस इज द एक्सेप्टेंस, कि मदर ही आपको रखती है, मदर ही आपका ध्यान रख सकती है। तो ये एक्सेप्टेंस है, ठीक है। यू डू नॉट फाइट फ्रॉम योर फेट, फेट से नहीं लड़ना है, उसे एक्सेप्ट करना है। तो ये कैट एंड शेक्सपियर में बताते हैं। इसके बाद इन्होंने क्या लिखा है, हमारा द चेस मास्टर एंड हिज मूव्स, ठीक है। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट वर्क। तो ये चेस मास्टर के ऊपर है, उनके मूव्स के बारे में है। ये मेटाफिजिकल अपील यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। सो दिस वर्क इज ऑन इल्यूजन, दिस इज वर्क इज ऑन रियलिटी। तो यहाँ पे मेटाफिजिकल अपील है, यहाँ मेटाफिजिकल आपको अपील देखने को मिलती है, ठीक है। एंड इन द प्रीफेस ऑफ कांथापुरा ही रोट दैट, ये आपकी इंग्लिश इन इंडिया के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, दैट वी डू नॉट राइट लाइक इंडियंस, वी शुड नॉट, हमें लिखना भी नहीं चाहिए। वी कैन राइट लाइक इंडियंस, हम इंडियंस की तरह लिखेंगे, तो ठीक है। तो दिस इज द लाइन कोटेड बाय आर राजा राव, और इसीलिए इनको कहते हैं कि इंडियनाइजेशन इंग्लिश का पायनियर इन्हें बोला जाता है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राजा राव, आर के नारायण
एंड मुल्क राज आनंद। तो देखो क्लियरली क्या है, ये मेटाफिजिकल अपील रखते हैं, ठीक है, इन्होंने एक फिलोसफिकल वर्क पे काम किया है। हमारे मुल्क राज आनंद जो है वो ग्राउंड बेस पे काम करते हैं, सोशल फिलोसफी पे बात करते हैं, वो सोशल रियलिटी की बात करते हैं। आर के नारायण जो है वो बात करते हैं साइकोलॉजिकल रियलिज्म की, ठीक है, वो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, जैसे कि हमारे गाइड हैं, स्वामी हैं, ठीक है। तो इन तीनों में ये डिफरेंस है, दैट्स वाई इनको पिलर कहा जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट वी हैव वी.एस. नायपॉल। वी.एस. नायपॉल हमारा पीवाईक्यू में रेकरेंटली पूछा गया है। वी.एस. नायपॉल के बारे में क्या है कि एक तो ये कॉलोनियल आइडेंटिटी के बारे में लिखते हैं, कैरिबियन सोसाइटी के बारे में लिखते हैं, ही रोट ऑन डिस्प्लेसमेंट, माइग्रेशन। तो देखो लेट्स हैव अ लुक ऑन द वर्क्स ऑफ वी.एस. नायपॉल। देखो वी.एस. नायपॉल, अब वी.एस. नायपॉल सबसे पहले ही गॉट नोबेल प्राइज इन 2001, ठीक है। तो ही रोट ऑन माइग्रेशन, डिस्प्लेसमेंट और कॉलोनियलिज्म, ठीक है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट है। अब फर्स्ट इनका वर्क देखते हैं। तो सबसे पहले ही रोट द मिस्टिक मेजर, इनका ये डेब्यू वर्क है। अब मिस्टिक मेजर जो है ये इनका कॉमिक वर्क है, कॉमिक नॉवल है, एंड इन दिस वर्क ही इज टेलिंग अबाउट द कैरिबियन सोसाइटी। तो कैरिबियन सोसाइटी की बात करते हैं मिस्टिक मेजर में, इनका कॉमिक वर्क है। अनदर पॉइंट, ही रोट मिगुल स्ट्रीट। अब स्ट्रीट है तो इट इज ऑन कॉलोनियलिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉलोनियलिज्म, अगेन माइग्रेशन, डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ थीम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। थर्ड इंपॉर्टेंट, ही रोट ए हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास, ठीक है। अब हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास है, हाउस यहाँ पे जो प्रेजेंट करता है वो प्रेजेंट करता है सेल्फहुड को, एक आपकी सेल्फ एस्टीम को। अब यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर कौन है, मोहन, ठीक है। तो ये हमारा जो है एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। कैसे वर्क है देखो, इसमें इनके फादर की स्टोरी इन्होंने बताई है कि मोहन है, 6 फिंगर्स है उनकी, ठीक है। अब 6 फिंगर्स है तो सुपरस्टिशियस लोग होते हैं, उनको एक तरह से वो बैड वन देखते हैं कि भाई ही इज़ नॉट लकी फॉर हिज फैमिली। एंड होता भी कुछ ऐसे उनकी लाइफ में, एक फैटलिज्म कंसेप्ट है यहाँ पे कि उनके ही वॉज फादर डाइड बिकॉज एक वो काव को बचा रहे थे उस टाइम पे, ठीक है। अब वो रहते हैं अपने इन लॉज के घर में, इन लॉज के घर में रहते हैं, तो जो बाकी के जीजा साले नंद जो हैं वो उनके साथ एक बैड बिहेवियर करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ही वॉन्ट्स टू ओन हिज हाउस, इसके लिए वो बहुत मेहनत करते हैं, लाइफ में बहुत स्ट्रगल करते हैं, 3 घर खरीदते हैं, बट आफ्टर दैट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसे हो जाते हैं कि उनको वापस से तुलसी हाउस में आना पड़ता है। तो इसी तरह से हाउस को उन्होंने जो जोड़ा है वो जोड़ा है अपने एक सेल्फहुड से, एक सेल्फ एस्टीम से। फाइनली ही बॉट द हाउस, लेकिन वो जैसे उनको घर खरीदते हैं ही डाइड बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक। तो ये उनकी फादर की कहीं ना कहीं स्टोरी है, ए हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास, और फॉर दैट वन ही गॉट नोबेल प्राइज। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट वर्क ही रोट इन 1961, ठीक है। ही रोट एन एरिया ऑफ डार्कनेस। नाउ एरिया ऑफ डार्कनेस जो है इनमें सेम कॉलोनियलिज्म थीम है, ठीक है। देन ही रोट अबैंड इन रिवर। अबैंड इन रिवर जो है, अब इसमें आपको मिलेगी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ठीक है। इस वर्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल फिलोसफी के बारे में इन्होंने बताया है, कॉलोनियल एस्पेक्ट से बताया है इन्होंने, ठीक है। अदर लास्ट वन ही वी हैव द एनिग्मा ऑफ अराइवल, ठीक है। अभी इस एनिग्मा ऑफ अराइवल में, एनिग्मा मतलब क्या होता है, परप्लेक्सिटी, कंफ्यूज होना। किस चीज पे कंफ्यूज हो रही है कि मैं बाय बाय माइग्रेट क्यों हो रहा हूँ, वाई आई एम माइग्रेटिंग अगेन एंड अगेन। तो ये जो लाइफ में उन्होंने बार बार डिस्प्लेसमेंट रखा है, माइग्रेशन है, जो उनका रूटलेसनेस है, उसके कंसेप्ट को इन्होंने एनिग्मा ऑफ अराइवल में बताया है, ठीक है। एंड यस देयर इज अ वर्ड कोटिंग ए बैंड इन रिवर में, वो कहते हैं द वर्ड इज व्हाट इट इज। ये इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो यहाँ ये आपका वी.एस. नायपॉल के बारे में है। नेक्स्ट हम करते हैं कमला दास को। अब कमला दास के बारे में यू नो वेरी वेल, माधवकुट्टी इनका नेम है, ठीक है। शी इज अ कन्फेशनल पोइट। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, शी इज अ कन्फेशनल पोइट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कन्फेशनल पोइट? कन्फेशन करना किसी चीज को, टू कन्फेस समथिंग। तो शी कन्फेसेस हर मैरिड लाइफ, शी कन्फेसेस हर डिजायर, हर लॉन्गिंगनेस, ठीक है, कि हस्बैंड कैसा होना चाहिए, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ वन, ठीक है। शी इज टॉकिंग अबाउट सेक्सुअलिटी ओपनली, ठीक है। शी इज टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज, पीपल आर सेइंग तुम इंग्लिश में नहीं लिखोगे, बट शी सेड यस आई विल राइट इन इंग्लिश, दिस इज माई चॉइस वन, ठीक है। तो शी इज वेरी स्टोन्च राइटर। एंड इनकी जो फेमस चीज़ है वो है इनकी ऑटोबायोग्राफी, दैट इज इन इंट्रोडक्शन। तो हम इनके वर्क्स को देखते हैं। तो सबसे पहले शी रोट समर इन कैलकाटा, ये बुक कलेक्शन के नाम है इनके, ठीक है। इनमें से काफ़ी बुक पूछी जाती है। समर इन
Calcutta. 1965. Okay. The another she wrote The Descendant. Okay. तो इनको आप देख लेना एक बार. Then she wrote an introduction, जो इनकी बहुत फेमस है. ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, इंट्रोडक्शन. एंड इसमें ये ओपनली बताती है अपने हस्बैंड की रिलेशनशिप के बारे में. ठीक है. एज यू नो कि भाई इन्होंने शादी अलग रिलीजन में करी है, तो क्या प्रॉब्लम हुई है इनके लाइफ में, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं. इंट्रोडक्शन में इनकी लाइफ के बारे में बहुत पूछते हैं इस वर्क को. ठीक है. तो कह सकते हो बोल्ड है, कन्फेशनल है, इट इज ऑन सेक्सुअलिटी. ठीक है. ओके. सो देर आर सम पोएम्स लाइक शी रोट द लुकिंग ग्लास. ठीक है. इस लुकिंग ग्लास में से वो देखती है अपनी छवि को, एक कैट को, और वो पूरे दिन कमरे में जो बंद रहते हैं, उनका हस्बैंड आता है, फिर वो बात करती है. तो ये बताया गया है. अगेन एक चाइल्डहुड मेमोरी के बारे में इन्होंने लिखा है, द ग्रैंड मदर्स हाउस. ठीक है. तो शी इज टॉकिंग अबाउट द चाइल्डहुड मेमोरीज कि हम दादी के घर जाते थे तो वहाँ पे किस तरीके से होता था, उन गलियों को याद करती हैं. एंड अगेन शी रोट द ओल्ड प्ले हाउस. अब ओल्ड प्ले हाउस में ये हस्बैंड की जो ऑपरेशन है, हस्बैंड के जो एक आर्गुमेंटेटिव नेचर है, उनके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं ओल्ड प्ले हाउस में. तो यू कैन से दैट शी रोट इन फ्री वर्स. ठीक है. तो फ्री वर्स में लिखती हैं, कोई राइम नहीं, कोई रिदम नहीं, जैसा जो मना है, जो लाइक हमारी फीलिंग्स कैसे होते हैं फ्री वर्स में होते हैं. हम कोई राइम थोड़ी बनाते हैं, उनका म्यूजिक थोड़ी लगाते हैं. तो इनका भी कुछ ऐसा ही कंसेप्ट है. फ्री वर्स में लिखती हैं और पेट्रियार्की के बारे में लिखते हैं कि कैसे पेट्रियार्की एक फीमेल के लिए एक स्ट्रगल का काम करती हैं. सेक्सुअलिटी के बारे में लिखती हैं. एक इमेजरी आपको इनके जब वर्क को पढ़ोगे तो यू विल फाइंड सम इमेज, एक इमेज कंसेप्ट आपको दिमाग में सेट हो जाती है. ठीक है. एंड शी दिस फेमस कोट, हु एम आई, मैं कौन हूँ, यानी कि ये बात करती है अपनी एग्जिस्टेंस की. ठीक है. तो शी इज टॉकिंग about who am I. And yes, there's a famous another line she wrote that I know 3 language, I choose 2, but I dream of 1 language, that is love language. ठीक है. मैं 3 में लिख सकती हूँ, 2 के बारे में सोचती हूँ और 1 के बारे में मेरा ड्रीम है लिखने का. ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट कमला दास. आप थोड़ा सा और अपने बारे में इसको देख लेना, अपने बारे में नहीं, मतलब इस वर्क को अपने लेवल पे देख लेना. ठीक है. तो नेक्स्ट राइटर को पढ़ते हैं हम. जब कन्फेशनल पोइट हमारा कमला दास है तो हम थोड़ा अलग कन्फेशनल पोइट के और पढ़ते हैं. तो ये हमारे इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में शी इज द फर्स्ट राइटर हु इज कन्फेशनल पोइट. तो अनदर सिल्विया प्लाथ. ठीक है. थोड़ा सा मूड आपका भी चेंज हो जाएगा, हम बहुत इंडियन को पढ़ रहे हैं. तो शी इज ऑल्सो कन्फेशनल पोइट. ठीक है. तो ये हमारे फॉरेन कन्फेशनल पोइट बोल सकते हो. इंडियन हमारी कमला दास है. नाउ एज वी ऑल नो कि सिल्विया प्लाथ के बारे में शी इज यू कैन से, कुछ लोग होते खाने से फोन्ड, तो ये डेथ फोन्ड है. मतलब इनको डेथ से इतना पसंद है कि मोस्टली वर्क में ये डेथ के बारे में लिखती हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं. शी इज ट्रॉमेटिक बिकॉज ऑफ हिज फादर बिहेवियर और फादर डॉटर रिलेशनशिप के बारे में बताती हैं. ठीक है. तो इंपॉर्टेंट वर्क जो है सबसे पहले दैट इज द बेल जार. अब इस बेल जार में आपको देखने को मिलेगा ये इनका सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है. और जो फादर साइड का पैट्रियार्की के बारे में लिखेंगी, अब फादर डॉटर रिलेशनशिप में जो डिस्टर्बेंस है उनके बारे में इन्होंने लिखा है इस वर्क के अंदर. ठीक है. और जो हमारी जो करेक्टर है दैट इज एस्थर ग्रीनवुड. ठीक है. ये कहते हैं कि शी इज द एल्टर ईगो ऑफ सिल्विया प्लाथ. ठीक है. तो ये बताती हैं एक डेथ को, एक मर्डर को, एक मतलब इलनेस को, मेंटल इलनेस को यहाँ पे बताया गया है. सो इस वर्क में एक मेंटल इलनेस को बताया, मर्डर खुद का ही मर्डर, मतलब इन्होंने डेथ को इतना बढ़िया से एक्सप्लेन किया इस वर्क के अंदर. द बेल्स आर PY क्यों है, बहुत ज़्यादा पूछते हैं इस वर्क को. नेक्स्ट शी रोट एरियल. तो एरियल जो है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पोएम. ठीक है. अब इसके अंदर आपको मिलेगी डैडी, इनकी पोएम है, और मिलेगी आपको लेडी लेजारस. ठीक है. और अगेन एरियल भी है इसके अंदर, ये भी पोएम का नाम है. वी फाउंड टूलिप इनकी पोएम. आप इनके नाम देखो, सॉफ्ट वन नेम है, लेकिन इनमें थीम मिलेगी डेथ, इलनेस, मेंटल इलनेस, साइकोलॉजिकल रियलिज्म बेस्ड आपको इनको वर्क मिलेंगे. तो फेमस कोट क्या है, ओपनिंग लाइन जो हमारे डैडी की, वो कहता है, यू डू नॉट डू एंड आई नो एनी ब्लैक शू एंड आई वर्ड दैट फॉर 30 ईयर्स. कहते 30 साल तक मैंने अपने पैरों में उनको डाला है. यानी कि वो जो फादर साइड की, जो पैट्रियार्की साइड की जो बंदिशें हैं वो उनकी बातें करते हैं. ठीक है. तो इधर डैडी बहुत स्टोन्च वन है. लेडी लेजारस में भी इनकी सिमिलर थीम देखने को मिलती है. टुलिप है, एरियल है, बेल्जार हो गया हमारे सिल्विया प्लाथ का. नाउ व्हाट इज द राइटिंग स्टाइल ऑफ सिल्विया प्लाथ? लिखती हैं बहुत एक शॉर्ट फॉर्म में, सिंपल इमेजरी, लूसिड लैंग्वेज की, मतलब जैसे कि यू डू नॉट डू, दिस काइंड ऑफ वर्ड्स शी यूज्ड. ठीक है. सो कन्फेस करती है अपनी हर फीलिंग को
ओके तो कन्फेशनल पोएट हमने ये 2 पढ़ लिए। तो चलो नेक्स्ट वन वी हैव अमिताभ घोष। अब अमिताभ घोष के बारे में वी ऑल नो दैट वेरी वेल कि रिसेंटली काफी न्यूज में भी रहे हैं, ठीक है। तो इनके इसलिए इन वर्क को हमने पढ़ना बहुत जरूरी है। अब देखो अमिताभ घोष जो है ही रोट ऑन क्लाइमेट क्राइसिस, ठीक है। क्लाइमेट क्राइसिस के मतलब एनवायरमेंट के ऊपर लिखते हैं। ही रोट ऑन माइग्रेशन, ठीक है, एंड पार्टीशन, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस वर्क आपको अमिताभ घोष का देखने को मिलता है। फॉर दैट ही ऑल्सो गॉट द बहुत सारे अवार्ड्स वन। और ये जो है ये है कोलकाता बोर्न, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनके वर्क को देखते हैं। तो सबसे पहले है सर्कल ऑफ रीजन। अब सर्कल ऑफ रीजन जो है इट इज ऑन माइग्रेशन, ठीक है। तो ये आप देख लेना इस वर्क को। तो ये इनका डेब्यू नोवेल है, तो दैट्स वाई हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। नाउ अनदर वर्क जो हमारा इंपॉर्टेंट वर्क है दैट इज द सेकंड वन वी हैव शैडो लाइंस। अब शैडो लाइंस जो वर्क है इट इज ऑन पार्टीशन, इट इज ऑन प्री इंडिपेंडेंस टाइम के बारे में है। हमारा पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो लड़ाई थी उसके बारे में है। ढाका इसकी जो है हमारा मेन सेटिंग है कि यहाँ पे जो माया है, त्रिदीप है, और लास्ट में त्रिदीप ही वॉज अ नरेटर जो हमारा, ही वॉज डाइड बिकॉज ऑफ दैट रियोट वन, कॉम्युनल रियोट जो होता है इसमें, ठीक है। तो ये हमारा शैडो लाइंस में बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, इसको देखना। और फॉर दैट वन ही गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड शैडो लाइन के लिए। तो ये हमारा किस पे है, नेशन के ऊपर, मेमोरी के ऊपर, ठीक है। तो फ्लैशबैक टेक्निक भी इसमें काफी यूज की गई है, ठीक है। अनदर ही रोट इज द कलकत्ता क्रोमोसोम। अब कलकत्ता क्रोमोसोम जो है ये इनका एक साइंस फिक्शन है, ठीक है। तो इसमें ये बताते हैं मलेरिया पैरासाइट के ऊपर, जो हमारा मेन रिचर्ड करेक्टर होता है वो मलेरिया पैरासाइट को, हालांकि फ्लैशबैक टेक्निक है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से है, बट ये एक साइंस नोवेल है हमारा, ठीक है। तो कलकत्ता क्रोमोसोम्स के बाद इन्होंने क्या लिखा है, ही रोट द ग्लास पैलेस, ठीक है। अब जो ग्लास पैलेस है ये हमारा हिस्टोरिकल वर्क है, ठीक है, हिस्टोरिकल नोवेल है। सिमिलरली लाइक द कलकत्ता क्रोमोसोम में आपको हिस्टोरिकल वर्क मिलेगा, इसमें भी आपको हिस्टोरिकल वर्क देखने को मिलेगा। अब इसके बाद इन्होंने लिखी है ट्रिलॉजी। अब ट्रिलॉजी में क्या है हमारा, सबसे पहले सी ऑफ पॉपीज, ठीक है, देन रिवर ऑफ स्मोक, एंड देन फायर, ठीक। फायर से है वी हैव फ्लड ऑफ फायर। तो ये हमारी ओपियम के ऊपर, यू कैन से ओपियम ट्रेड, ओपियम इनकी मेन जो है आइडिया जो है ये ओपियम के ऊपर आपको यहाँ देखने को मिलेगी। पहले सी की बात करते रिवर की, उसके बाद तो फिर बाढ़ आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारी अमिताभ घोष के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। तो ये भी रियलिज्म पे लिखते हैं, ये भी मेन इश्यूज जो है उनके ऊपर लिखते हैं। और जो लास्ट में इन्होंने क्लाइमेट चेंज के से शुरू किया था, क्लाइमेट चेंज में खत्म कर दिया द ग्रेट डिरेंजमेंट, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए दिस इज ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो बहुत और भी वर्क है हमारे। तो ये हमारे जो आपके PYQ में पूछे गए एमपी सेट में, तो ये हैं। बाकी आप एक बार इनके बारे में पढ़ लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे जो राइटर हैं वो है एडगर एलन पो, ठीक है। अब एडगर एलन पो जो है आपको पता है ही इज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, ही इज अ नॉवलिस्ट, क्रिटिक, पोएट, बहुत सारी चीजों को इन्होंने लिखा है। एंड ही इज द फादर ऑफ डिटेक्टिव स्टोरी, ठीक है। उन्होंने काफी सारे एक जो कहते हैं ना स्पाई करेक्टर्स जो इन्होंने बनाए हैं, जिनको फेमस स्पाई करेक्टर, जिसके बाद इन्होंने शर्लॉक होम्स मोटिवेट किया है, ठीक है। तो एडगर एलन पो इतना हो गया। अब इनके हम इंपॉर्टेंट वर्क फटाफट से देखते हैं। तो सबसे पहला इनका जो डेब्यू वर्क था दैट वाज द फॉल ऑफ हाउस ऑफ यूशा, ठीक है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट डेब्यू वर्क। और यहाँ पे ये डिटेक्टिव फिक्शन इनका शुरू हो जाता है, धीरे धीरे आता है निकल करके। द सेकेंड ही रोट इज द टेल हार्ट। तो ये इनकी शॉर्ट स्टोरी है, बट इट इज यू कैन से गॉथिक वन। यहाँ पे एक आईज एक मैन होता है, ही इज अ वेरी ब्लिंकिंग आईज, बिकॉज उसकी आईज बहुत ब्लिंकिंग वन होते हैं, बहुत चमकती हैं, शाइनिंग होती है। तो सेकंड पर्सन जो हमारा अनरिलायबल नरेटर होता है, ही मर्डर्ड दैट पर्सन, क्योंकि उनकी आई बहुत ब्लिंक करते हैं, बट बिकॉज ऑफ गिल्ट वन लास्ट में ही कन्फेस्ड, ठीक है। तो दिस इज टेल हार्ट, एक गॉथिक वन वर्क है। द अनदर ही रोट द मर्डर इन द रियू मॉग, ठीक है। तो ये इनका हमारा अनदर वर्क है। यहाँ से इन्होंने क्या जो कहते हैं ना डिटेक्टिव स्टोरी का कीड़ा होता है वो यहाँ से शुरू हुआ है इनका, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने डिटेक्टिव फिक्शंस के बारे में लिखना शुरू कर दिया। यहाँ से इनकी जो डिटेक्टिव जर्नरी है, जिनको इन्होंने फादर ऑफ डिटेक्टिव स्टोरी बनाया है, इनके जो डिटेक्टिव करेक्टर है वो यहाँ से मेन है इनका द मर्डरिंग ड्यू मॉग से आए हैं। यहाँ पे जो इनका करेक्टर है वो है ऑगस्टे ड्यूपिन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट करेक्टर है हमारा इस वर्क के बाद। नाउ इस वर्क के बाद ही रोट द पोलैंड लेटर, ठीक है। अगेन अब तो इनके डिटेक्टिव फिक्शनल ये सब शुरू हो गए हैं। देन फाइनली ही ऑल्सो रोट द पिट एंड पेंडुलम, ठीक है। तो ये हमारे इनके कुछ वर्क हैं। पोएम की बात करेंगे वी हैव रावण,
द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम रिटन बाय एडगर एलन पो। तो पोएम है, क्रिटिक्स की बात भी करते हैं, ठीक है। ये थोड़ी मेलनकली टोन है इनकी, स्ट्रेस से रिलेटेड है, ठीक है। कहते हैं कि लेस इज मोर वन, ओके। अब ही हैज ऑल्सो गिवन थ्योरी ऑफ यूनिटी ऑफ इफेक्ट। Now, what is theory of unity of effect? आपको पता है, he is a short story writer। तो short story को कैसे पढ़ा जाना है, किस तरीके से पढ़ा जाना है, वो है theory of unity of effect। ये कहते हैं कि short story को one sitting में पढ़ा जाना चाहिए अगर आप short story master बनना चाहते हो। सेकंड वन, वो लोगों में अपील करनी चाहिए कि व्हाट इज द स्टोरी लाइन। आप एक मेरे बैठा एक सिटिंग में, तो वो अपील करनी चाहिए, उसकी इमेजेस से अपील करनी चाहिए। तो ये कुछ थ्योरी ऑफ यूनिटी ऑफ इफेक्ट में उन्होंने कुछ पॉइंट्स को बताया है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट एडगर एलन पो। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। So another important, we have Toni Morrison. She got Nobel Prize in 1993. As you know, she is related to Black movement, African American Black movement. She wrote for the Black racism. Okay, तो ये हमारा important कुछ थोड़े छोटे पॉइंट हैं टोनी मॉरिसन के बारे में। अब इनके वर्क्स को देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क, शी रोट द बिलवेड, ठीक है। अब इस बिलवेड, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क, शी रोट द ब्लूएस्ट आई, ठीक है। अब जो ब्लूएस्ट आई है, इसमें पिकोला हमारी करेक्टर, उसकी आई ब्लूज होती है, ठीक है। बट वो एक मतलब अफ्रीकन कह सकते हो रेसिस्ट का शिकार बनती है, क्योंकि स्किन इज वेरी डार्क वन बट आई इज वेरी क्यूट वन। बहुत डार्क ब्लू आईज होती है जो ब्लूएस्ट आई है, ठीक है। तो पिकोला करेक्टर, उसके बारे में यहाँ पे बताया। मोस्टली शी रोट ऑन स्लेवरी, ठीक है, रेसिज्म। तो ये उनके वर्क है। ब्लैक मूवमेंट है तो स्लेवरी रेसिज्म होना ही होना है, ठीक है। तो ब्लूएस्ट आई। सेकेंड, द इंपॉर्टेंट वर्क शी रोट इज सुला, देन सॉन्ग ऑफ सोलोमन। आपको इनके वर्क के नाम पता होने चाहिए, ठीक है। देन इंपॉर्टेंट वी हैव बिलवेड, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है। फॉर दैट वर्क शी गॉट नोबेल प्राइज, ठीक है। एंड इस वर्क के लिए पुलिट्जर प्राइज शी ऑल्सो गेट वन। तो बिलवेड में जो है, इट इज ऑन स्लेवरी। देयर इज अ कैरेक्टर सैथे, शी इज द मदर। अब सैथी क्या करती है, शी किल्ड हिज डॉटर। वाई? कि वो उसको स्लेवरी से बचा सके, वो उसको रेसिज्म से बचा सके। और फिर क्या होता है कि जो डॉटर का है वो गोस्ट आता है। तो गोथिक एलिमेंट यू विल फाइंड, सुपरनेचुरल एलिमेंट यू विल फाइंड। तो उनका जो डॉटर का गोस्ट बन के आता है वो मदरली लव के लिए, उसे पता है कि भाई मदर ने क्यों मारा, तो वो लव में आती है। दैट इज द बिलवेड, ओके। तो इसके बाद इन्होंने लिखा है, यू कैन से, वहाँ जाना पड़ेगा मुझे। तो इसके बाद इन्होंने लिखा है जैज एंड देन पैराडाइज, ठीक है। तो सिमिलर थीम यू विल फाइंड इन ऑलवेज द वर्क, okay। And the important line 124 was spiteful, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। और आपका PYQ है, नेट के लिए बच्चों को बता रही हूँ, ये भी PYQ है। तो ये आपको बिलवेड में देखने को मिलता है। तो दिस इज अबाउट टोनी मॉरिसन। इतना ही आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ये वर्क्स हैं, पूछ लेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। तो भैया लाइक करते चलना, शेयर करते चलना, ठीक है, हाइप करते चलना इसको। तो चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वी हैव एमिली डिकिंसन, ठीक है। अब एमिली डिकिंसन के बारे में आपको पता होना चाहिए दैट उनका जो लिखने का तरीका था ना, दैट इज वेरी अनकन्वेंशनल, लीक से हटके चलना, ठीक है। शी यूज्ड स्लैंग राइम, स्लैंग वर्ड्स को यूज करती थी, ठीक है। बहुत इनकी इमेजरी वर्ड्स को यूज करती थी और शॉर्ट लिरिक्स को यूज करती थी, ठीक है। शॉर्ट लिरिक्स देखने को मिलेगी। शी यूज डैश एलिमेंट, मतलब कोई लाइन लिखी डैश लगाया, तो इस तरीके से वर्ब को लिखना पसंद था। मतलब वो लिखने के तरीके से ही बता दिया करती कि भाई मुझे ये चाहिए अपने वर्क के अंदर, और मैं अपने एक थॉटफुल प्रोसेस से वो लिखती थी, ठीक है। यू विल फाइंड कैपिटलाइजेशन, मेटाफर का बहुत यूज किया इन्होंने अपने वर्क में। तो चलो एमिली डिकिंसन की वी हैव 2 or 3 पोएम्स जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट शी रोट इज बिकॉज आई could not stopped for death। तो दिस इज द फर्स्ट वन। तो कहते हैं ही काइंडली स्टॉप्ड फॉर मी, मतलब मैं डेथ के लिए नहीं रुक सकती तो डेथ मेरे लिए रुक जाए। तो दिस इज द फर्स्ट वन, डायरेक्टली पूछ लेते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट इज आई हर्ड अ फ्लाई बज व्हेन आई डाइड, ठीक है। आई हर्ड अ फ्लाई बज व्हेन आई डाइड। तो ये जो एक्सप्लेन करता है, दिस इज द मोमेंट ऑफ डेथ, कि भाई मैं जब मरूंगी मुझे ऐसे एक फ्लाई बज की साउंड जो है वो सुनने में मिलेगी, ठीक है। एंड अनदर वी हैव होप इज द फिदर दैट पर्चेज इन द सोल। तो ये हमारी 3 जो है एमिली डिकिंसन के बारे में इंपॉर्टेंट है। इनका राइटिंग स्टाइल आपको करके जाना है। स्लैंग टाइम में लिखते हैं, शॉर्ट लिरिक्स लिखते हैं, डैश का यूज करते हैं, कैपिटलाइजेशन है, मेटाफर आपको देखने को मिलेंगे, मेटाफिजिकल अपील भी आपको, क्योंकि डेथ के बारे में लिख रहे हैं तो मेटाफिजिकल और फिलोसफिकल तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये एमिली डिकिंसन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। वी हैव विलियम फॉकनर।
नाउ विलियम फॉकनर, अमेरिकन नॉवलिस्ट के बारे में हम पढ़ना शुरू कर दिए हैं। विलियम फॉकनर, इनके बारे में कहेंगे तो ये अमेरिकन रोमांटिसिज्म से रिलेट करते हैं, कि आपको पता होना चाहिए रियलिज्म कौन है, रोमांटिसिज्म में कौन है। एंड ही गॉट नोबेल प्राइज इन 49 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। और इनका जो है फिक्शनल सेटिंग जो है, जैसे उनकी हमारी मालगुडी थी, उनकी हमारी वेसेक्स थी, तो इनकी फिक्शनल सेटिंग का नाम है योकोना। ठीक है, ये इनकी फिक्शनल सेटिंग है। मोस्टली वर्क में आपको यही सेटिंग देखने को मिलेगी। ओके, तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द वर्क्स। तो सबसे पहले इनका जो वर्क है, जो इनका डेब्यू नॉवल है, वो है सोल्जर्स पे, और ये आपका PYQ है। इट इज ऑन वर्ल्ड वॉर की जो, यानी कि वॉर की जो डिसइल्यूजनमेंट है, वॉर के भाई क्या इफेक्ट है लाइफ में, तो यहाँ पे सोल्जर्स पे में मिलेगा। देखो इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताती हूँ कि ये मल्टीपल नरेटर को यूज करते हैं। इट इज नॉट लाइक 1 और 2 नरेटर, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो, 20 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो इनके नेक्स्ट वर्क में आपको देखने को मिलेगा। तो सेकेंड ही रोट द साउंड एंड फ्यूरी। अब साउंड एंड फ्यूरी जो है, आपको पता है इसका टाइटल मैकबेथ से लिया गया है। ठीक है, और साउंड एंड फ्यूरी में है, यहाँ पे इन्होंने जो 4 नरेटर्स हैं उनकी लाइफ के बारे में बताया, तो आपको मल्टीपल नरेटर का पता लग गया। ये हमारी मॉडर्निस्ट नॉवल है, फ्रेगमेंटेड टेक्निक इसमें यूज किया है, फ्लैशबैक को भी यूज किया हुआ है, और नॉन लीनियर का स्ट्रक्चर रहेगा साउंड एंड फ्यूरी का। थर्ड ही रोट एज आई ले डाइंग। तो ये इंपॉर्टेंट वर्क है, और इनको ही गॉट पुलिट्जर प्राइज ट्वाइस। ठीक है, तो एज आई ले डाइंग, अगेन डाइंग है तो डेथ के ऊपर है, यानी कि अगेन इट इज ऑन रूरल पावर। ठीक है, इट इज ऑन रूरल पावर, डेथ, डिके आपको यहाँ पे एज आई ले डाइंग में देखने को मिलेगा। और एज आई ले डाइंग जो है कि वह आपके 21 नरेटर हैं। ठीक है, 54 मोनोलॉग हैं इस वर्क में आपके। तो लुक कि इनकी जो वर्किंग स्टाइल है वो कितना स्मार्ट वन है। ठीक है, अगेन एंड द लास्ट वन ही रोट एब्सलम। एब्सलम आपको पता है ये टाइटल कहाँ से लिया है? ठीक है, बाइबल से। तो एब्सलम है इधर ये इनका, इट इज ऑन स्लेवरी। ठीक है, हमारा जो करेक्टर है वो है थॉमस टूपन। ठीक है, तो आप एक बार इनको देख लेना। तो इट इज ऑल अबाउट विलियम फॉकनर, अमेरिकन रोमांटिसिज्म से रिलेटेड है। मल्टीपल नरेटिव टेक्निक इनकी होती है, जैसे उसमें 4 नरेटर हैं, यहाँ 21 नरेटर हैं। ठीक है, तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। अर्नेस्ट हेमिंगवे इज आवर अनदर नेक्स्ट वन। ठीक है, मास्टरपीस है भाई ये भी। अब अर्नेस्ट हेमिंगवे के बारे में आपको पता होना चाहिए, ही इज रिलेटेड टू आइसबर्ग थ्योरी। ना व्हाट इज आइसबर्ग थ्योरी का मतलब है, जैसे आइसबर्ग होता है, ऊपर से आइस दिखती है बहुत सारी, नीचे डेप्थ में हमें नहीं पता कितनी गहरी है। तो आइसबर्ग का कहने का मतलब है कि आप सरफेस को देखते हो, लेकिन डीप डाउन व्हाट इज द डीप स्ट्रक्चर, व्हाट इज द डीप थिंकिंग, वी कैन नॉट। सो दिस इज द आइसबर्ग थ्योरी, और इनकी आपको वर्क में आइसबर्ग थ्योरी देखने को मिलेगी। जैसे उनके मल्टीपल नैरेटिव है, इनमें आइसबर्ग थ्योरी है। ठीक है, एंड ही कमिटेड सुसाइड कर लिया, मेंटल इलनेस कह सकते हो आप इसको, या फिर ओवर थिंकिंग कह सकते हो, क्योंकि आइसबर्ग है तो डीप थिंकिंग की बात करते हैं, तो डीप थिंकिंग इसका मतलब ही कमिटेड सुसाइड। ठीक है, अब देखो अर्नेस्ट हेमिंगवे, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क ही रोट, द सन ऑल्सो राइजेस। ठीक है, द सन ऑल्सो राइजेस, नेम देखो, एक दिन सूर्य जो उगता है। फिर आइसबर्ग थ्योरी की डीप डाउन स्ट्रक्चर की बात करें, यानी कि देयर इज अ टर्मोइल, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज माइंड एंड ओवर थिंकिंग। ठीक है, तो फर्स्ट ही रोट द सन ऑल्सो राइजेस, इट इज ऑन लॉस्ट जनरेशन। ठीक है, तो आपको पता है अर्नेस्ट हेमिंगवे ने इसको बहुत फेमस कर दिया था लॉस्ट जनरेशन को, और लॉस्ट जनरेशन के ऊपर लिखा है हमारा जो करेक्टर है वो है जैक बार्न्स। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट वर्क, आफ्टर द सन ऑल्सो राइजेस ही रोट अ फेयरवेल टू आर्म्स। अच्छा, इसमें क्वेश्चन पूछते हैं वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में या 2 के बारे में, तो इट इज वर्ल्ड वॉर 1। एक रोमांटिक थीम आपको देखने को मिलेगी, जो कैथरीन है और हमारा जो मेन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे मेन करेक्टर जो है ही लव दैट गर्ल, और उनके लिए वो चेंज करते हैं और वर्ल्ड वॉर में जाते हैं, वहाँ लड़ते हैं, वहाँ से भाग के भी आ जाते हैं। सो दिस इज द थीम ऑफ फेयरवेल टू आर्म। ठीक है, तो यहाँ पे आर्म जो है ये लव को भी शो करता है, आर्म जो है ये हमारी वॉर को भी शो करता है। ठीक है, तो फेयरवेल देता है, क्योंकि लास्ट में जो कैथरीन है इनकी जो लवर कह सकते हो, शी वॉज डाइड। ठीक है, ड्यूरिंग अ लेबर पेन। ओके, तो दिस इज इंपॉर्टेंट वर्क। एंड द अनदर इंपॉर्टेंट वर्क ही रोट फॉर whom the bell tolls, ये इनका वर्क टेकन फ्रॉम, द टाइटल किससे लिया गया है ये आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में, फ्रॉम वेयर द टाइटल इज टेकन, फ्रॉम द फॉर whom the bell tolls। ठीक है, तो इसके बाद ये इनकी स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर है। ठीक है, ये एक स्पेशल अपील भी देता है यहाँ पे। अनदर लास्ट वन आप जहाँ पे बात करोगे, जो हमारा है, इन्होंने लिखा है द ओल्ड मैन एंड द सी। तो हमारा जो इंपॉर्टेंट करेक्टर है वो है सेंटाइगो। ठीक है, तो ये हमारा अगेन इंपॉर्टेंट वर्क है। तो आपको इनके वर्क देखने तो ये 4 वर्क है, इनके बारे में देखना। तो यहाँ पे जो है ये एलिगरी है,
ठीक है, और एक हीरोइक क्वालिटी को बताता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कोटिंग भी क्या कहता है कि द मैन कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, ही कैन बी डिफीटेड, पर उसको आप खत्म नहीं कर सकते। तो सेंटियागो जो है इसके बारे में है, ओल्ड मैन एंड द सी, और सन आल्सो राइजेस फेयरवेल टू आर्म फॉर हुम द बेल टोल्स, से इंपॉर्टेंट वर्क हमारे अर्नेस्ट हेमिंग्वे के, याद रखना आइसबर्ग थ्योरी है, ठीक है। सो ही गॉट पुलिट्जर प्राइज एंड नोबेल प्राइज कब मिला है, ही गॉट नोबेल प्राइज इन 1954, ठीक है। सो दिस इज अबाउट आवर अर्नेस्ट हेमिंग्वे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। तो चलो अब हम कुछ करते हैं कुछ अफ्रीकन राइटर जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट अफ्रीकन राइटर हैं। देखो बच्चों, एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि वी हैव made a playlist that is set exam series 26 and it is you can if you are a student of WBE सेट हो, आपका वेस्ट बंगाल सेट है, छत्तीसगढ़ सेट है, बिहार सेट, कोई भी कहीं का भी सेट है, आपका केरल सेट है, तमिलनाडु सेट है, आंध्र प्रदेश सेट है, तो आप उस सेट को सीरीज को देख सकते हो, बिकॉज मैंने जो क्वेश्चंस वहाँ पे सिमुलेट करे हैं दे आर ऑल फ्रॉम द डिफरेंट सेट वन, ठीक है, डिफरेंट स्टेट से आपको मिलेंगे। तो देखो आपको यहाँ पे तो हम रिविजन कर रहे हैं इंपॉर्टेंट राइटर को डिटेल में, मैंने हर 4 ऑप्शंस को वहाँ पे आपको समझाया है, ठीक है। तो आप सेट्स एग्जाम सीरीज को आपने देख लिया बेटर वन, और आपने नहीं देखा हो तो आप 2x की स्पीड में फटाफट वो सारे क्वेश्चंस को कर लो, क्योंकि वो एक क्वेश्चंस नहीं है, वो आपकी एनालाइजिंग, एक आपका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, और आप देख चुके तो एक बार दोबारा से उसको रिवाइज कर लेना 2x की स्पीड में देख करके, ठीक है। तो चलो अब हम पढ़ते हैं हमारे अफ्रीकन राइटर्स के बारे में। तो सबसे पहले हमारा है चिनुआ अचेबे। तो हम सिर्फ मेन बात जितनी पूछी जाती है इनके बारे में वही पढ़ेंगे। ही गॉट मैन बुकर प्राइज कब मिला था, 2007 में। हे ट्रिलॉजी इज फेमस अफ्रीकन ट्रिलॉजी। तो फर्स्ट ट्रिलॉजी कौन सी हमारी, फर्स्ट वी हैव थिंग्स फॉल अपार्ट। आप क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं। थिंग्स फॉल अपार्ट का टाइटल कहां से लिया गया है, W.B. येट्स की पोएम से, ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखना। सेकंड जो इस ट्रिलॉजी अफ्रीकन ट्रिलॉजी का सेकंड पार्ट क्या है, नो लॉन्गर एट ईज। इनको डिटेल में मैंने वहां पे सेशन में समझाया हुआ है और अच्छे थे, ठीक है। अगेन थर्ड वी हैव एरो ऑफ गॉड, और इनका एक और वर्क है जो डिफरेंट है इस ट्रिलॉजी से, अ मैन ऑफ पीपल, ठीक है। अब देखो चिनुआ अचेबे जो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद करने का आपको, तो ही रोट फॉर इग्बो कल्चर के पर्सपेक्टिव से लिखते हैं। अब यहाँ पे आपको मिलेगा ओकोनवो, इंपॉर्टेंट करेक्टर, देन इधर मिलेगा ओबी ओकोनवो, तो ऑल रिलेटेड टू इग्बो कल्चर। यहाँ पे आपको कॉलोनियलिज्म पर्सपेक्टिव से, ठीक है, यू कैन फाइंड मॉडर्न एजुकेशन, सॉरी यू कैन फाइंड द इंग्लैंड वर्सेस दिस अफ्रीकन कल्चर, ठीक है। तो ये पर्सपेक्टिव से उनकी माइंड सेट, उनके एजुकेशन से, उनकी कल्चर कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। भाई अफ्रीकन जो है मोस्टली अपने आइडेंटिटी पर्सपेक्टिव से लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट इग्बो कल्चर के ऊपर, ब्रिटिश एम्पायर के ऊपर, और यू कैन फाइंड कॉलोनियल इम्पैक्ट के ऊपर। तो दिस इज चिनुआ अचेबे में आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है। तो नेक्स्ट राइटर वी हैव अनदर वी हैव होल्सोइंका। अब होल्सोइंका के बारे में क्या है, सबसे पहली बात, इज द फर्स्ट अफ्रीकन नोबेल लॉरेट, ठीक है। नोबेल प्राइज इनको कब मिला था, 1980 नोबेल प्राइज मिला था इन्हें, ठीक है। अब देखो होल्सोइंका के बारे में, जैसे कि हमारे चिनुआ अचेबे, ही रोट फॉर इग्बो कल्चर, तो दिस पर्सन ही रोट फॉर योरूबा कल्चर, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब होल्सोइंका के बारे में हमारे जो इंपॉर्टेंट वर्क हैं वो कौन से हैं, सबसे पहले ही रोट, वहां पे लिख देती हूँ मैं आपको क्लियरेंस के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट ही रोट द लॉयन एंड ज्यूल। लॉयन एंड ज्यूल के बारे में पता है कि जो लॉयन है, ज्यूल है, एलिगरिकल है, ठीक है। अब आप इसको वहाँ क्वेश्चंस में डिटेल में देखना, क्योंकि अगर हम यहाँ एक चीज़ को पढ़ाने लगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, बहुत सारे राइटर्स अभी हमें करने हैं। तो लॉयन एंड द ज्यूल हो गया हमारा। अनदर वन ही रोट डेथ एंड द किंग हॉर्समैन, ठीक है। अब ये जो किंग का हॉर्समैन है, व्हाट इज द नेम, एपिस्टेन, ठीक है। किंग हॉर्समैन का नाम क्या है यहाँ पे, एलिसिन, और एलिसिन जो है ही इज अ योरूबा ट्राइब पर्सन। उन्हीं में क्या होता है कि भाई आपको बिकॉज ऑफ कल्चर कि आपको अपनी जो है जान गंवानी पड़ेगी, सेल्फ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो जो हमारा किंग है वो उसको बचाता है। ऐसे लो एंड ज्यूल में एक रोमांटिक लव स्टोरी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक थर्ड पर्सन की एंट्री होती है जो इनको शादी करने से रोकते हैं। तो हमारा दिस इज टू इंपॉर्टेंट वर्क रिटन बाय होल्सोइंका बिकॉज ही गॉट नोबेल प्राइज। तो आपको ये इंपॉर्टेंट वर्क करना है। अफ्रीकन फर्स्ट लॉरेट हैं, योरूबा कल्चर के ऊपर लिखती हैं, ठीक है। एंड देयर इज अ फेमस स्टेटमेंट, द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू फ्रीडम क्या है, एब्सेंस ऑफ क्रिटिसिज्म। तो याद रखना दिस इज कॉल्ड बाय होल्सोइंका, ठीक है। तो नेक्स्ट पे हम चलते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट वी हैव नगुंगी वा थियोंगो, ठीक है। तो अब देखो इनके बारे में आपको क्या पढ़ना है। नगुंगी वा थियोंगो इंपॉर्टेंट वन, हाउ फर्स्ट रोट डीकोलोनाइजिंग द माइंड, और ये पेपर में बार पूछते हैं, कहते हैं लैंग्वेज इज कल्चर, लैंग्वेज कैरीज कल्चर। अगर आप किसी की लैंग्वेज को चेंज करते हैं देन द कल्चर विल ऑटोमेटिकली चेंज, ठीक है। तो दैट इज व्हाई दिस वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, डीकोलोनाइजिंग द माइंड। अनदर ही रोट
अ ग्रेन ऑफ व्हीट जो हमारा PYQ है, देन पेटल्स ऑफ ब्लड, रेशिज्म, वही सेम चीज, अफ्रीकन आइडेंटिटी, कॉलोनियलिज्म, रेशिज्म, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंट तो हम बोल के जो डेब्यू है, वीप नॉट देन चाइल्ड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट वर्क है नगुगी पाथेओंगो के। तो डेब्यू हमारा है वीप नॉट चाइल्ड, देन डीकोलोनाइज द माइंड, अ ग्रेन ऑफ व्हीट, पेटल्स ऑफ ब्लड, नगुगी पाथेओंगो कहते हैं लैंग्वेज इज कल्चर, लैंग्वेज केयर इज कल्चर, लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट वन, ओके। तो दिस इज 3 अफ्रीकन राइटर है। इसके देन वी हैव अनदर वन, ठीक है, तो आप उसको पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट वर्क वी हैव जुलाइज पीपल, जो स्लेव के ऊपर है, जुलाई हमारा स्लेव होता है, ठीक है। और हमारा है जॉय ऑफ मदरहुड बाय बुच्ची वन। तो आप इनको एक बार देख लेना, इंपॉर्टेंट वन। तो देखो मैं फिर से कह रही हूँ, एक बार सेट एग्जाम सीरीज की प्लेलिस्ट को चेक कर लेना, इंपॉर्टेंट वर्क वहाँ पे बार बार डिटेल में समझाए गए हैं। ये हम एक क्विक रीजन ले रहे हैं रिकॉलिंग टेक्निक के साथ कि हमारे राइटर हैं, आपको इनको जरूर करके जाना है, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। थोड़ा सा कनेडियन को पढ़ते हैं हम। तो हमारा है मार्गरेट एटवुड, ठीक है, नॉन फॉर द हैंडमेड्स टेल। तो चलो मार्गरेट एटवुड क्या है कि ये एक जो वर्क है ये स्पेकुलेटिव फिक्शन पर लिखती हैं, फ्लैशबैक टेक्निक को यूज करती है, फ्रेम नैरेटिव होता है, डायस्टोपियन वर्क मिलेगा आपको, ठीक है। और इनका बहुत लीनियर स्ट्रक्चर सा होता है, मतलब वर्क को बहुत अच्छी तरीके से लिखती हैं, ठीक है। तो देखो मार्गरेट एटवुड, शी यहाँ पे जो फर्स्ट वन है, इनका जो डेब्यू नोवेल है वो है द एडिबल वुमेन। स्टॉन्च है, फेमिनिस्ट प्रॉपर लिखती हैं, ठीक है। देन शी रोट सॉरी सरफेसिंग, ठीक है। देन वी हैव एलाइस ग्रेस, आई थिंक इसके बाद लिखा है ओरिक्स एंड केक, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट वर्क है, इनके नाम पता होने चाहिए। मेन इनका जो हैंडमेड्स टेल है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओरिक्स एंड केक के बाद द हैंडमेड्स टेल। अब हैंडमेड्स टेल के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये इनका क्या है, डायस्टोपियन वर्क है, वही डायस्टोपियन जैसे कि हमारी टोटेलिटरी थीम थी इसमें, ठीक है। इट इज अ फेमिनिस्ट पॉइंट्स ऑफ व्यू लिखे हैं। यहाँ पे हमारी फिक्शनल सेटिंग क्या होती है, जिलियड, ठीक है, और ऑफरेड हमारा मेन वन है, ठीक है। और ऑफ यहाँ पे क्या होगा, जो राजा का नाम, जो उनके किंग का नाम, बॉस का नाम होता है, उससे यहाँ पे इनको पहचाना जाता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द हैंडमेड्स टेल। हैंडमेड्स टेल फॉर एंड शी ऑल्सो गॉट बुकर प्राइज 2 times, ठीक है। हैंडमेड्स टेल के लिए भी मिला है, ओरिक्स एंड केक के लिए भी मिला है इनके। और इसके बाद इन्होंने लिखा है द टेस्टामेंट, कहते हैं सीक्वल ऑफ हैंडमेड्स टेल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट वर्क है हमारे मार्गरेट एटवुड के। हैंडमेड्स टेल को पढ़ के जाना विच इज इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। यहाँ 5 तरह की ड्रेसिंग होती है, किस तरह की ड्रेसिंग है उसको पढ़ के जाना आपको। रेड इज फॉर वॉट, ग्रीन फॉर वॉट, ब्राउन फॉर वॉट, ठीक है। तो दिस इज अबाउट मार्गरेट एटवुड, ठीक है। बुकर प्राइज 2 times, ओके। 3 राइटर जिनको 2 टाइम बुकर प्राइज मिले, कॉमेंट में बताओ कौन कौन है। एक तो मार्गरेट एटवुड होगी, बाकी 2 कौन है मुझे बताइए, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे क्या है, हम पढ़ते हैं अब D.H. लॉरेंस के बारे में। अब देखो D.H. लॉरेंस, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है इनके बारे में। D.H. लॉरेंस ही रोट ऑन सेक्सुअलिटी, ठीक है। ही रोट ऑन ओडिपस कॉम्प्लेक्स, ही रोट ऑन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ठीक है। तो ये हमारे D.H. लॉरेंस के कुछ थीम कह सकते हो वर्क्स की जो लिखते हैं। अब इनके वर्क से बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले जो इनका इंपॉर्टेंट वर्क है वो है द व्हाइट पीकॉक। ये इनका डेब्यू वर्क है और ये पेपर में पूछा जाता है, नेट में पूछा गया था आई थिंक 2025 में, जनवरी 2025 में इनकी क्रोनोलॉजी पूछी गई थी, ठीक है। तो फर्स्ट डेब्यू वर्क आपको पता होगा तो यू कैन सॉल्व मेनी क्वेश्चंस, ठीक है। तो डेब्यू वर्क व्हाइट पीकॉक है। उसके बाद देखिए उन्होंने लिखा था सन्स एंड लवर। इनमें इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है पॉल मोरेल, ठीक है। तो पॉल मोरेल यहाँ पे ओडिपस कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब जो यहाँ है इनकी मदर है, इनकी वाइफ है, तो मदर जो पसंद नहीं है इनकी वाइफ जो है कि वो मेरे बेटे का ऐसे ध्यान रखे। एल्डर ब्रदर होता है, ही वॉज डाइड वन, दैट मदर का पूरा ध्यान जाता है हमारे बेटे पे। तो इनके रिलेशन में जो हस्बैंड वाइफ है वो डिफरेंसेस शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो सन्स एंड लवर्स में ये बताया गया है। देन अनदर इंपॉर्टेंट वर्क वुमेन इन लव, ठीक है। सेम थीम, सेक्सुअलिटी, ओडिपस कॉम्प्लेक्स, ये सब। Now he wrote on another one we have the rainbow, same thing, ठीक है। It was banned one, ये controversial वर्क रहा है इनका रेनबो जो है। इसके बाद इन्होंने जो लिखा है लेडी चैटरलीज लव, ठीक है। अब ये इनका इट वॉज बैंड बिकॉज ऑफ ऑब्स्टिनिटी। अब क्वेश्चन डायरेक्टली पूछते हैं विच वॉज बैंड वन, ठीक है, विच वॉज ऑन सेक्सुअलिटी वन, ओडिपस कॉम्प्लेक्स पे क्या है। तो ये 3 चीजें इनके बारे में आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो लेडी चैटरली लवर है उसका नाम है कॉनिल, CONIL, कॉनिल चैटरली। तो दिस इज अबाउट D.H. लॉरेंस, ओके। चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू रोमांटिक राइटर्स। तो रोमांटिक राइटर्स के बारे में पढ़े, अब तक हमने बहुत मॉडर्न, विक्टोरियन, अमेरिकन बहुत सारे पढ़ लिए। यस वी हैव चौसर है, बेन जॉनसन है, इनके बारे में आप बार बार पढ़ते हैं, पता होना चाहिए। ये कुछ मॉडर्न वन है जो हमारे बार बार पूछे जा रहे हैं। लाइक मैं अब आपको कराने लगी चौसर की कैंटरबरी टेल, आपको पता है कैंटरबरी टेल में क्या क्या पूछते हैं। लाइक इसका होस्ट है, ठीक है, हैरी बेली, इसी पे PYQ आया हुआ है। तो आप एक बार ब्रिटिश, मैं कह रही हूँ आपको बार बार कि आप एक बार प्लेलिस्ट को चेक करो, उनके में आप
प्लेलिस्ट आपने पूरी अगर वो देख ली क्वेश्चंस को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ है, तो आपका बहुत माइंड में जो कन्फ्यूजन्स है इट विल बी क्लियर, ठीक है। लाइक बेन जॉनसन है, वोल्फोनी है, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ठीक है। देन वी हैव विलियम शेक्सपियर, इसको हम पढ़ेंगे सबसे लास्ट में, मैंने रखा हुआ है, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में विलियम शेक्सपियर को पढ़ते तो आई थिंक ये लेक्चर बहुत लंबा चला जाता, ठीक है। देन अनदर इंपॉर्टेंट लाइक वी हैव जॉन डन, मेटाफिजिकल पोएट, आपको 4-5 पोइम के नाम पता होने चाहिए, कुछ लाइन्स हैं उनके बारे में, ठीक है। ड्राइडन है, तो ऐसे बहुत राइटर हम करने बैठेंगे, तो हम इंपॉर्टेंट वन कर रहे हैं इसमें जो आपके सेट में बार पूछे गए हैं, ठीक है। बहुत हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, अनप्रेडिक्टेबल है, हो सकते हैं इनमें से एक भी ना पूछे, हो सकते हैं इनमें 4-5 पूछ लें, तो भाई जैसा भी हो मुझे बताना ज़रूर, ठीक है। तो चलो हमारा जो अगले हैं, हम रोमांटिक राइटर के बारे में पढ़ते हैं। 4 इंपॉर्टेंट रोमांटिक राइटर, वर्ड्सवर्थ, एस टी कॉलरिज, ठीक है। देन वी हैव सेकेंड जनरेशन पोइट कौन से हमारे, शैली एंड कीट्स, ये 4 पढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले हमारा वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ। अब देखो विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में क्या है कि ही इज हाईली रोमांटिक राइटर, ठीक है। अब हाईली रोमांटिक राइटर है तो इनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क ही रोट लिरिकल बैलेड। अब लिरिकल बैलेड इन्होंने लिखा है, तो लिरिकल बैलेड इन्होंने लिखा है द प्रल्यूड, ठीक है। प्रल्यूड क्या है, इट इज सेड दैट इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द रेक्लूज, द इंपॉर्टेंट पोएम है इनकी, ठीक है। लिरिकल बैलेड विद एस्ट्री कॉलेज लिखा है, जिन्होंने एस्ट्री कॉलेज ने 4 पोएम्स लिखे, आई थिंक ही रोट 23 वन, और इनके 5 एडिशन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारी है कुछ छोटी इंपॉर्टेंट पोएम्स, तो आप सुन लो बस इसको। सोलिटरी पर होगी, डैफोडिल्स होगी, माइकेल होगी, मुलूसी पोएम्स है, ये इंपॉर्टेंट पोएम्स है इनकी, ठीक है। आई वंडर्ड एज अ लोनली क्लाउड, इंपॉर्टेंट पोएम, और इंपॉर्टेंट लाइन मैच द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं। ही हैज गिवन द कंसेप्ट ऑफ पैंथेइज्म, ठीक है। नेचर का कंसेप्ट है, कहता है नेचर इज द टीचर, ठीक है। नेचर इज द मॉरल गाइड, ठीक है। टिंटन एबे में इन्होंने पैंथिज्म का कंसेप्ट दिया था, ठीक है। और ये अपनी चाइल्डहुड मेमोरी को याद करते हैं, जैसे प्रल्यूड है, बहुत पार्ट्स में डिवाइड है इनकी, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सा वर्ड्सवर्थ के बारे में है। अनदर वी हैव एस टी कॉलरिज। अब चलो एस टी कॉलरिज के बारे में पढ़ते हैं। ये भी हमारे हाईली रोमांटिक राइटर हैं, और हमारे जो फर्स्ट फेज रोमांटिक राइटर में आते हैं। अब एस टी कॉलरिज किस तरीके से लिखते हैं, सुपरनेचुरल एलिमेंट के थ्रू लिखते हैं, सुपरनेचुरल फिगर आपको देखने को मिलेगा, लाइक वी हैव एल्बर्ट रोज, ठीक है। अब अनदर थिंग वी हैव अवर एस टी कॉलरिज, क्या इंपॉर्टेंट वर्क इन्होंने लिखे हैं, ही रोट जस्ट लाइक प्रल्यूड में इन्होंने ही हैज डन, ठीक है। देन ही रोट राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, ठीक है। कुबला खान, ही रोट बायोग्राफिया लिटरेरिया, जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी इमेजिनेशन की बात करते हैं, फैंसी वर्सेस इमेजिनेशन की बात करते हैं, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन भी आया हुआ है आपका बायोग्राफी लिटरेचर में। और एस टी कॉलेज ही इज टॉकिंग अबाउट सबलिमिटी की बात करते हैं, ठीक है। द इंपॉर्टेंट ही गॉट वाटर एवरीवेयर, नो रोड टू ड्रिंक की हमारी राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर की लाइन है, ठीक है। ही इज टॉकिंग अबाउट चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ठीक है। तो इस तरह की स्टेटमेंट है, आपको इनके बारे में याद करनी है। और अनदर वी हैव क्रिस्टबल एज वेल, एस टी कॉलेज की। चलो लेट मूव टू नेक्स्ट, वी हैव कीट्स। तो कीट्स के बारे में आप देखो, कीट्स हमारा सेकंड जनरेशन रोमांटिक्स है। अब कीट्स हमारी बात करते हैं नेगेटिव कैपेबिलिटी की। व्हाट इज नेगेटिव कैपेबिलिटी, यानी कि आपके में कैपेबिलिटी होनी चाहिए टू फाइट बैक इन द नेगेटिव सिचुएशंस, ठीक है। तो हम अनसर्टेनिटी में, डाउट में रहो कि भाई पता नहीं, लाइक यू आर गिविंग एमपीसेट पेपर, ठीक है, या नेट का पेपर दे रहे हो, कोई और पेपर दे रहे हो, तो आपको पता नहीं है कि आपका क्लियर होगा नहीं होगा, लेकिन यू आर ट्राइंग योर बेस्ट वन, दैट इज अ नेगेटिव कैपेबिलिटी, ठीक है। तो अब देखो वो बच्चे भी पढ़ रहे हैं जिनको पता है पूरा महीना उन्होंने 2 महीने 4 महीने तैयारी नहीं करी, ठीक है। तो नेगेटिव कैपेबिलिटी की बात करते हैं। ही इज फेमस इस ओड के लिए, और सारे ओड कब लिखे हैं, 1819, ओटो ग्रेशनन, ओटो नाइटिंगल, ओटो साइकी, ओटो मैरेनकली, ओके, और वी हैव ओटो ऑटम। तो ये इंपॉर्टेंट ओड है हमारे, इनकी लाइन को करके जाना है आपको किड्स के रिस्पेक्टिव से, ठीक है। और नेगेटिव कैपेबिलिटी की बात करते इसमें करते हैं लेटर टू जॉर्ज एंड हिज ब्रदर किड्स, ठीक है, थॉमस वन जो है, तो ये वर्क को कर लेना। तो लेटर टू जॉर्ज एंड किड्स वन, ठीक है। अनदर वी ही इज टॉकिंग अबाउट इगोइस्टिक सबलाइम की बात करते हैं। किसके लिए कहा इन्होंने इस वर्ड को, विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए यूज किया है कि भाई ईगो वन है थोड़ा सा उनमें, विलियम वर्ड्सवर्थ में, ठीक है। वो हर चीज को जता के बताते हैं, तो इनको लगा ऐसा, तो इन्होंने ईगोइस्टिकली सबलाइम यूज किया है विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए, ठीक है। तो चलो अब हमारा अनदर किड्स के बाद हमारा आता है शैले। नाउ शैले के बारे में क्या आता है, ही इज अ रिबेल वन, बहुत रिबेलियन है, ज्यादा ऐसे लिख दिया इन्होंने कि इनको स्कूल से एक्सपेल कर दिया, ठीक है। तो फेमस वन प्रोमीथियस, अनबाउंड, ठीक है। और ही हैज़ रिटन ओड लिखा है, और टू वेस्ट विंड, ये चीज़ इंपॉर्टेंट, 1 टू स्काईलार्क बहुत इनकी अच्छी पोएम है, ठीक है। तो ये हमारी शैली के ऊपर है, ये भी हमारे सेकंड जनरेशन रोमांटिक्स हैं। इंपॉर्टेंट लाइन क्या है इनकी, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। तो हर किसी की एक इंपॉर्टेंट लाइन है, लाइक किड्स ने इंपॉर्टेंट लाइन क्या बोली है, अ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, थिंक ऑफ ट्रुथ इज ब्यूटी ऑफ ट्रुथ, ठीक है। इनकी इंपॉर्टेंट अगर हम रहेगी है एंडी म्योन,
इंपॉर्टेंट वन है ला बेली डैम, ठीक है, तो ये हमारे किड्स के वर्क हैं। देन शेली के है प्रोमिथस अनबाउंड, रिवोल्यूशनरी राइटर है, रिबेल राइटर हैं, और टू वेस्ट विंड हो गया, टू स्काईलाइक हो गया, और हमारे शैली ने और क्या लिखा है, यस डिफेंस ऑफ पोइट्री, जिसमें बताते हैं पोएट इज एक्नॉलेज अनएक्नॉलेज लेजिस्लेटर, पोएट इज अ प्रॉफिट, पोएट इज अ मोरल गाइड, ठीक है, तो ये बात करते हैं डिफेंस ऑफ पोइट्री में। तो ये हमारे रोमांटिक्स के बारे में है। यस विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, रॉबर्ट सदी, इनको क्या बोलते हैं हम, लेक पोइट बोलते हैं, ठीक है, ये हमारे सेकेंड जनरेशन पोइट हैं, और इनको ब्लैक पोएट नाम किसने दिया था, फ्रांसिस जेफरी ने नाम दिया था, ठीक है, तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, याद रखना इनको, ठीक है। तो उम्मीद है थोड़ा लेक्चर फास्ट तो है, अच्छा लग रहा होगा आपको, ठीक है। तो रिकॉलिंग टेक्निक थोड़ा क्लासरूम का माहौल हो गया होगा, चौक डस्टर से पता नहीं कब पढ़ते थे आप लोग, ठीक है, क्योंकि आई कैन नॉट मेक स्लाइड, बहुत अर्ली डिमांड थी ये, तो मैंने कहा इससे बेटर हम इसी तरीके से करते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव जेन ऑस्टन। जब हम रोमांटिक्स पे पहुंच गए हैं तो जेन ऑस्टन को नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा। सो जेन ऑस्टन की ऑल वर्क्स की क्रोनोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो हम सबसे पहले इनकी क्रोनोलॉजी देखते हैं। ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट यू विल फाइंड ऑल ऑफ इन हिज वर्क। तो सबसे पहले शी रोट सेंस एंड सेंसिबिलिटी। तो सेंस एंड सेंसिबिलिटी को इन्होंने कब लिखा था, 1811, ठीक है। तो सेंस एंड सेंसिबिलिटी में तो सेंस कौन है, एलिनोर, और सेंसिबिलिटी कौन है, मेरियाना, ठीक है। अब देखो सेंस का मतलब हो गया सेंसिबिलिटी इमोशंस, और ये रीजन, तो रीजन वर्सेस इमोशंस की बात यहाँ पे की है, मतलब सिंबॉलिक वर्क है इनके काफी सारे। सेकंड है प्राइड एंड प्रेजुडिस। इसकी ओपनिंग लाइन बहुत है, इट इज ट्रूथफुली एक्नॉलेज, ठीक है, तो इसकी ओपनिंग लाइन करके जाना आपको। और प्राइड कौन है, डार्सी, प्रेजुडिस कौन है, एलिजाबेथ, ठीक है, तो ये हमारा 1813 में आया था। आगे नेक्स्ट वी हैव मैनसीफील्ड पार्क, ठीक है। अब मैनसीफील्ड पार्क किसके ऊपर है, ये एक मॉरल थीम है, इसमें मॉरल गाइड आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। देन वी हैव एमा, ये इनकी ऑटोबायोग्राफिकल है, और ये बिल्डक्स रोमन है, मतलब एक ग्रोथ बताते हैं एक करेक्टर की, ठीक है, कि एक बिकॉज ऑफ फैटलिज्म, बिकॉज ऑफ फेट वन शी वाज क्रिटिसाइजिंग अ लॉट। सो बिकॉज ऑफ फेट उनका ऐसा है कि वो कुछ भी करती हैं और कुछ गलत हो जाता है, तो ये एमा के ऊपर है। इसके बाद इन्होंने लिखा है नॉर्थंगन अबे, ठीक है, एंड लास्ट में इन्होंने लिखा है परसुएशन। तो ये इनकी पूरी क्रोनोलॉजी, ये पोर्थोमसली इनके वर्क है, 1817 में आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा एनी इलियट, ये थोड़ा सा गोथिक वन है इनका वर्क, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट जेन ऑस्टन इंपॉर्टेंट वर्क। तो सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्रेजुडिस, मैनसीफील्ड पार्क, एमा, नॉर्थंगन एबे, परसुएशन, ठीक है। 11 से शुरू किया था, 1817 में इन्होंने ये लास्ट खत्म कर दिया, ठीक है। एंड यस देयर इज अ फेमस स्टेटमेंट सेड बाय जेन ऑस्टन, कहते कि द ओनली थिंग अबाउट द पास्ट, इफ यू रिमेंबर दैट पास्ट, तो इट शुड गिव यू प्लेजर, कि आपको अपना प्रेजेंट ऐसा बनाना है कि आप जब इसको, ये पास्ट में जाएगा, ये आप जब सोचोगे इसके बारे में, तो ये आपको कुछ खुशी अच्छी चीज़ देगा, ठीक है। तो शी सेड लाइक दैट। तो ये हमारा जेन ऑस्टन के बारे में है। चलो लेट मूव टू नेक्स्ट राइटर। बस थोड़ी देर और हमारे कुछ और इंपॉर्टेंट राइटर बचे हैं। तो अब हम पढ़ते हैं हमारे लास्ट राइटर के बारे में, दैट इज विलियम शेक्सपियर। देखो नेवर एंडिंग टॉपिक है विलियम शेक्सपियर का। He has written many sonnets, he has written many dramas। तो हम सिर्फ इंपॉर्टेंट को करेंगे और सिर्फ उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं आपको बताऊंगी, आपको यही इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो विलियम शेक्सपियर हमारा लास्ट वन, इसके बाद वी आर एंडिंग दिस वीडियो, और उसके बाद मुझे कमेंट से बताना आपको कैसा लगा, ठीक है। और अगर अच्छा लगता है तो वी विल अपलोड मोर वीडियोस लाइक दैट, ओके। तो सबसे पहले हॉकम को पढ़ेंगे हम, इसकी आपको क्रोनोलॉजी वैसे पता होनी चाहिए, ये सारी ट्रेजेडी हमारी। तो देखो हेमलेट, तो हेमलेट हमारे बहुत सारे करेक्टर्स हैं, लाइक हेमलेट, जर्ट्रूड, पोर्शिया, लेरिट्स, ठीक है, और वी हैव होरेशियो। तो ये हमारे करेक्टर हैं हेमलेट में, क्लोडियस, ठीक है। ना हेमलेट में ओडिपस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा, हेमलेट में आपको क्या मिलेगा, डाउट देखने को मिलेगा। अब हेमलेट की बहुत सारी स्टोरी लिखी है, वो आपको पढ़नी है, ठीक है। तो हेमलेट में सबसे पहले माउस ट्रैप सीन है, वो आपको पता होना चाहिए। और हेमलेट में अनदर एक्ट कौन सा पता होना चाहिए आपको, एक्ट 3 आपको इसमें बारे में पता होना चाहिए, जिसके अंदर बताता है टू बी और नॉट टू बी, ठीक है। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए एक्ट 5 के बारे में। एक्ट 5 में बताता है ग्रेवयार्ड सीन जो आता है हमारा इसमें, ठीक है। और टू बी और नॉट टू बी, दैट इज अ क्वेश्चन, दिस इज अ फेमस लाइन सेड बाय हेमलेट, ठीक है। और आपका PYQ भी इसमें से आया हुआ है, हेमलेट में से इसकी सोलिडिटी के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। सो इट इज ऑन रिवेंज, और मास्टर सीन है आपकी, यहाँ पे सब प्लॉट है जो प्ले विद इन प्ले करवाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रिवेंज के ऊपर है। चलो नेक्स्ट हमारा है ओथेलो। ओथेलो किसके ऊपर है,
जेलसी के ऊपर। वो कहते हैं गॉड बीवेयर ऑफ जेलसी, ठीक है, मुझे बचाओ जेलसी से। तो ओथेलो में हम आपको बताएंगे ओथेलो करेक्टर है डेसिडोनिया और वी हैव आइगो, ठीक है, तो ये हमारे करेक्टर हैं, आपकी मूवी भी है इसके ऊपर। तो अब देखो इसमें आपको क्या पढ़ना है, एक्ट 3 जिसमें आपको मिलेगा टेम्पटेशन सीन, ठीक है, और यहाँ पे आपको एक हैंकरचीफ सीन भी वो देखने को मिलेगा। तो ओथेलो में क्या हैंकरचीफ का क्या मतलब है भाई, ओथेलो ने हैंकरचीफ दिया और ये मिला आइगो के थ्रू कि भाई वो जहाँ पे इनको डाउट क्रिएट करता है, ठीक है, कि तो यहाँ से हैंकरचीफ सीन से इनका जो जेलसी है, डाउट है, वो क्रिएट होता है। फाइनली ही किल्ड हिज वाइफ डेसिडोनिया बिकॉज ऑफ जेलसी, बिकॉज ऑफ आइगो। सारा नाम किस पे लगता है, कैशियो पे लास्ट में, ठीक है, बट आफ्टर दैट एवरी इज रिवील्ड बाय आइगो वाइफ, ठीक है। तो ये जेलसी के ऊपर है। टेम्पटेशन सीन एक्ट 3 में याद रखना, हैंकरचीफ प्लस सीन है वो लास्ट में आपको याद रखना है। थर्ड है हमारा किंग लियर। अब किंग लियर में आपको 2 एक्ट याद करने हैं। सबसे पहले तो आपको करना है एक्ट 1 जिसके अंदर लव टेस्टिंग कह सकते हो, कि जो हमारे फादर हैं, ठीक है, इधर में कौन है, किंग लियर, सॉरी, जो हमारे फादर है किंग लियर, वो कहते हैं 3 डॉटर्स को कौन मुझे प्यार करता है, वो उस चीज़ के बारे में पूछते हैं। तो हमारे रेगन, गॉनरिल, ठीक है, एडबर्न, ग्लूसेस्टर, ये हमारे इंपॉर्टेंट कुछ करेक्टर्स हैं। एक्ट 1 में लव टेस्टिंग सीन है जिसके बाद मतलब वो ब्लाइंडनेस कहते हैं ना, इनग्रेटिट्यूड काइंड ऑफ बिहेवियर बाय किंग लियर, यू विल फाइंड दैट। अनदर वी हैव एक्ट 5 जिसमें आता है आपका स्ट्रोम सीन, ठीक है, देयर वी हैव सब प्लॉट ऑफ ग्लूसेस्टर एंड एडमंड, जो उनका बेटा है, उनका ये आपको यहाँ पे दिखेगा, स्ट्रोम आता है यहाँ पे, सॉरी इट इज इन एक्ट 3। एक्ट 3 में आपका स्ट्रोम सीन आएगा जिसमें आपको ट्विस्टिंग टर्निंग पॉइंट होता है, जो कहता है ना किंग लियर की भाई माई लाइफ इज गुड वन बिकॉज माई 2 daughters लव मी अ लॉट, वो उनकी जितनी भी ब्लाइंडनेस है वो सारी यहाँ पे रिमूव हो जाती है इन एक्ट 3 में, ठीक है। अब फोर्थ वन वी हैव मैकबेथ विचक्राफ्ट, ठीक है, इट इज ऑन चुड़ैल 1, इट इज ऑन विचिंग 1, इट इज ऑन प्राइड 1, ईगो 1, ठीक है। अब आप यहाँ पे मैकबेथ है, लेडी मैकबेथ है, 3 विचेज आर देयर, वी हैव बैंकोकस घोस्ट यहाँ पे दिखता है आपको, मैकडफ मिलेगा आपको, ठीक है। तो इधर आपको क्या है, सबसे पहले तो एक्ट 1 ही हो गया हमारा। एक्ट 1 में आपको पता है यहाँ पे ये स्टोरी टेलिंग जो विचेज 1 है, ये 3 विचेज मिलती है यहाँ पे, अपनी विशेष को बताता है, तो एक्ट 1 इज इंपॉर्टेंट 1, ठीक है। और एक्ट 5 में ये होगा आपका स्लीप वॉकिंग सीन। यहाँ पे स्लीप वॉकिंग सीन आता है, स्लीप वॉकिंग सीन में यहाँ पे बैंकों का गोश्त इसको नजर आता है, तो यहाँ पे ये हमारे मैकबेथ से रिलेटेड आपको ये चीज सीन है, इनके बारे में पढ़ने हैं, तो आपको पता लगेगा किसके बारे में, और आप इतने समझदार है, इतनी तो तैयारी आप करके बैठ गए होंगे। अब हमारा मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ, तो आई थिंक आई शुड रिमूव दिस, ओके, चलो। तो विलियम शेक्सपियर का जो नेक्स्ट है 5th वन, वी हैव मर्चेंट ऑफ वेनिस। भाई ये क्वेश्चंस बड़े इसमें से पूछे हुए हैं, तो इसलिए मैं इनको आपको पढ़ा रही हूँ। अब मर्चेंट ऑफ वेनिस, सबसे पहली बात तो ये जो है आपका प्रॉब्लम प्ले है। अब तक हमने ट्रेजेडी को पढ़ा था, ये आपका क्या है, प्रॉब्लम प्ले, ठीक है। अब मर्चेंट ऑफ वेनिस में क्या करना है आपको, करेक्टर कौन से मिलेंगे, एंटोनियो, शाइलोक, बेसेनियो, पोर्शिया वाज डिस्गाइज्ड एज लॉयर, बेसेनियो पोर्शिया की शादी हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे एंटोनियो ही टुक मनी फ्रॉम शाइलोक, शाइलोक कहता है कि भाई कोलेटरल के तौर पे मैं आपका अमाउंट ऑफ फ्लश इफ यू अनेबल टू पे माई डेट, ठीक है। तो ये सारी थ्योरी यहाँ पे चलती है, और शाइलोक को लास्ट में बिकॉज ऑफ हिज वाज जूइश, तो यहाँ पे उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है कोर्ट रूम सीन में तो बताते हैं। तो कोर्ट रूम सीन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पता होना चाहिए। तो यहाँ हमारा एक्ट 4 में है वो कोर्ट रूम सीन में आपका, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे एक रिंग सीन भी आता है जिसमें पोर्शिया कहती है एज अ डिस्गाइज्ड एज अ लॉयर, किसको, अपने हस्बैंड बसैनियो को, गिव मी दिस रिंग, वो कहता है नहीं मैं नहीं दे सकता भाई, मेरी वाइफ ने दी है, बट बाद में ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज आपका मर्चेंट ऑफ वेनिस। नेक्स्ट वी हैव द टेम्पेस्ट, ठीक है। अब टेम्पेस्ट में आपको देखोगे तो मिलेगा प्रोस्पेरो, ठीक है, एंड द डॉटर वी हैव, तो आप देखोगे टेम्पेस्ट में मिलेगा प्रोस्पेरो, मिरांडा, केलिबन और अनदर वी हैव एरियल, ठीक है। तो प्रोस्पेरो क्या होता है, उसको आता है मैजिकल वन, ठीक है, तो वो अपनी स्पिरिट्स जो होती है एरियल उनको बुलाता है, उनसे काम कराता है ताकि वो जो एनिमी है वो आइलैंड पे आ सकें, ठीक है। मिरांडा है वो उसके साथ मिलती है, वो उनकी बड़ी हेल्प करती है, लास्ट में केलिबन होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट करेक्टर टेम्पेस्ट में। अब टेम्पेस्ट में जो एक्ट 1 है आपका, दिस इज द स्ट्रॉन्ग सीन, जो पूरा इनको आइलैंड पे जो प्रोस्पेरो को बिकॉज ऑफ हिज ब्रदर की ट्रिकिंग के कारण प्रोस्पेरो को एक अलग आइलैंड पे फेंक दिया जाता है, तो स्टॉर्म सीन वहां आता है। उसके बाद एक्ट आता है हमारा 5 जिसमें ये मिल जाते हैं, सारा रिकंसिलिएशन सीन जिसको बोलते हैं हम, ये सारा एक्ट 5 में है, ठीक है। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ फॉरगिवनेस, दिस इज द स्टोरी ऑफ रिवेंज भी लेता है लेकिन फॉरगिव भी बाद में कर देता है। चलो नेक्स्ट वी हैव द टेम्पेस्ट। चलो नेक्स्ट वी हैव टेम्पेस्ट के बाद आता है हमारा 12th नाइट। अब 12th नाइट में आप देखोगे
ट्वेल्थ नाइट में क्या है, मिस्टेकन आइडेंटिटी के ऊपर है, ठीक है। इट इज वी हैव वोइला और सीनो और मैलवॉल्यूम इज इंपॉर्टेंट करेक्टर बिकॉज इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है यहाँ पे, और ये पूरी टेंस को शो करता है, ये आपका PYQ है, ठीक है। अब इधर जो है ट्वेल्थ नाइट में और हमारा पता लगता है वोइला है सेबेस्टियन है, तो ये इनकी कैसे एक शिप रैक्ट में चेंज हो जाते हैं, फिर वो अपने एक ब्रदर का लुक ले लेती है, मिस्टेकन आइडेंटिटीज बेसिकली जो है हमारा यहाँ पे। और तो यहाँ पे एक्ट 2 जो डिस्गाइज करके खुद को एज हिज ब्रदर में उसमें, ठीक है, मिस्टेकन आइडेंटिटी में, तो ये हमारा एक्ट 2 में है। लास्ट में बड़ी मजेदार है, ये एक कॉमिक वन है हमारा, ठीक है, ट्वेल्थ नाइट जो है। और मालविलियो इज इंपॉर्टेंट वन, टोबी ब्लेच उसको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करता है, उसके साथ मजाक करता है, तो वो देख लेना, एक लेटर लिखता है, ठीक है, कैसे उसके साथ वो मोकरी करता है। तो दिस इज इन द ट्वेल्थ नाइट। ओके, नाउ वी हैव एज यू लाइक इट, ठीक है। सो एज यू लाइक इट अगेन एक तरह से आपका ये कॉमिक प्ले है। एज यू लाइक इट में आपकी होती है मेन कैरेक्टर जो है हमारी वो होती है रोजालिन, ठीक है, और लेंडो जैक्यूज ये हमारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। और इसमें आपको फॉरेस्ट ऑफ गार्डन जो मिलता है, एडन गार्डन, ठीक है, फॉरेस्ट ऑफ एडन है आई थिंक, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कैसे इनको एक अलग एक फॉरेस्ट में जाते हैं, किस तरह वहाँ पे रहते हैं। और दिस इंपॉर्टेंट वन एक्ट 2 में जो इसका इंपॉर्टेंट है, एक्ट 2 में क्या बोलता है, ऑड वर्ड इज स्टेज 1, ठीक है, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट वन, बिट्रेयल के ऊपर है ये भी, ठीक है। और लास्ट वन द 9th एंड द लास्ट वी हैव जूलियस सीजर, ये इनके बारे में पूछा हुआ है। जूलियस सीजर सुपर नेचुरल एलिमेंट के ऊपर है, ठीक है, सुपर दे वी हैव सीजर होता है, ब्रूटस होता है, ठीक है, एंटोनियो, एंटोनियो की स्पीच इज इंपॉर्टेंट इन द लास्ट वन, ब्रूटस का इंपॉर्टेंट है, कैशेनियो जो है यहाँ पे, कैशियस इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हमारे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, कैशियस जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक्ट 3 जो यहाँ पे है वो इंपॉर्टेंट है, जो असैसिनेशन सीन जहाँ पे आपका आता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है विलियम शेक्सपियर के जो आपको ये करने हैं, इनके एक्ट के बारे में आप एक बार देख लेना। इंपॉर्टेंट लाइन मैंने आपको बता दी है, कुछ कोटिंग है वो आपको एक बार उन पे नजर डाल लेना। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, ठीक है। ये आपके कुछ ऐसे राइटर जो हाईली आस्क्ड है आपके पिछले कुछ पेपर में पूछे गए हैं। अब मुझे नहीं पता, देखो इसके अलावा कुछ पूछ लेते हैं, होप कि इनमें से आपका कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बन जाए। तो इनको आप डिटेल में और डीप स्टडी में पढ़ के जाना, और लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना जितना पॉसिबल हो सके। मैंने इसको आपके लिए बाइलिंगुअल में ही रखा है, तो भाई बाकी स्टूडेंट ये मत सोचना कि हम इसको दोबारा रिवाइज नहीं करेंगे, वी विल ऑल्सो डू इट इज ऑन डिमांड। और जो बच्चे हमें डिमांड के लिए बोलते हैं कि मैम इस पे लेक्चर बना दो, इसे बना दो, वी आर ट्राई आवर बेस्ट, ठीक है, टू कंप्लीट दैट डिमांड। ओके, तो चलो थैंक यू, एंड अपने पेपर की तैयारी करना, ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर, ठीक है, चलो बाय।